बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एक्सप्रेसो। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं और एक खूबसूरत सी सुबह काफ़ी सारे पाकिस्तान के इलाकों में एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि इस सुबह में दो तीन चीज़ें एक जैसी हैं, जैसे धूप, सर्दी, बारिश, अच्छा मौसम। तो खैर आई होप कि सुबह का आगाज़ अच्छा हुआ है। मैं हूँ इमरान हसन और मैं हूँ अर्मिला हसन और आप सबको जुम्मा भी बहुत बहुत मुबारक हो। इसके साथ साथ जनाब एज यूजुअल मौसम अच्छा है तो आप उठे होंगे फ्रेश मूड के साथ, चाय पिए, अच्छे मूड के साथ ऑफिस जाएं। जिन लोगों का लॉन्ग वीकेंड है उनके लिए एनर्जी ज़्यादा अच्छी होगी, क्योंकि उनको पता है कल उनकी छुट्टी है तो वह अच्छे मूड के साथ ऑफिस जाएंगे। और बहुत सारे लोगों का लॉन्ग वीकेंड नहीं होता तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, लेकिन गुजर जाता है। अच्छा, अच्छी बात यह है कि इस वक्त पीएसएल जारी है और पीएसएल के साथ हमारा जो वीकेंड है वो और बेहतर हो जाता है, दिन और बेहतर हो जाता है। कम से कम रात को थोड़ी थकन उतर जाती है, हम अच्छी क्रिकेट हमें देखने को मिलती है। इस पर भी हमने बात करनी है, लेकिन कल दो तीन चीज़ें बड़ी सोशल मीडिया पर हमें हरकत करती, मुतहरिक होती नजर आई। एक था स्कूल्स के अंदर, पंजाब के स्कूल्स के अंदर या एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर, प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर को एजुकेशन पर पाबंदी का एक नोटिफिकेशन चल रहा था मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ऊपर। इनफैक्ट एक हलफनामा था जिसमें ये लाजमी करार दिया गया था, तो उस पर फिर पंजाब हुकूमत ने कल उसकी वजाहत की कि वो दुरुस्त नहीं है। यासिर हमायूं साहब ने स्टेटमेंट दी, जो कि हायर एजुकेशन के मिनिस्टर हैं, कि जी ये 2010 का हलफनामा है जो वेबसाइट पे पड़ा था, उसको अपडेट कर दिया गया है। तो मेरे लिए बड़ी अचंभे की बात ये थी कि हमारी एजुकेशनल वेबसाइट के ऊपर प्राइवेट स्कूल्स के लिए हलफनामा 2010 से यानी कि 12 साल पहले से पड़ा हुआ है, नोबडी चेंज्ड नहीं हुआ। मतलब दैट्स सो सरप्राइजिंग। और उसके साथ साथ अगर आपने अनाउंसमेंट हो भी रही है, मुख्तलिफ जगह फेक न्यूज़ काफी दिन चलती रही, मेरे ख्याल से मतलब पूरा दिन फेक न्यूज़ चलती रही। मैं तो बड़ा हैरान हुआ कल जब मैंने देखा, आई वाज लिटरली अमेज्ड कि ये क्या हो रहा है, क्या वाकई यहाँ पे कोई एजुकेशन पे पाबंदी लगा दी गई है। लेकिन इससे पहले आपको याद है विफाक ने एक पाबंदी जरूर लगाई थी, और विफाक ने जीन्स पहनने के ऊपर, जो मुख्तलिफ टीचर्स हैं, फीमेल टीचर्स मेल स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ा सकती, मेल टीचर फीमेल स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ा सकता, और जीन्स पहनने के ऊपर भी पाबंदी लगाई गई थी। इस तरह की बात की गई थी, लेकिन मेनली जीन्स पर यह पाबंदी लगी थी। टीचर्स तो पढ़ा ही रहे हैं। दूसरी जानिब एक और मुराद राज साहब की आप फुटेज देख रहे हैं, ये कल उन्होंने जो स्कूल खाना मुहिम का इफ्तिताह किया। इससे पहले पनाह और लंगर खाने जो कि हुकूमत के फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें मुराद राज साहब ने कल स्कूल खाना प्रोग्राम का आगाज़ किया, जिसमें स्कूल के बच्चों को खाना दिया जाएगा। और कहा यह गया है कि इससे जो बच्चों की हाजिरी है और बच्चों की सेहत है, हाजिरी 33% बेहतर होगी और सेहत भी बेहतर होगी। अच्छा, क्या कहा उन्होंने, आपको सुनवा देते हैं। 33% अटेंडेंस बढ़ गई, 33% एक बड़ा फर्क है ये, ठीक है जी। 77% बच्चे, 77% बच्चे जिनकी सेहत खराब थी उनकी सेहत बेहतर हो गई। जो बच्चों की रिटेंशन थी वो हमें पहले फर्क पड़ता था कि इतने बच्चे स्कूल छोड़ के चले गए, इतने बच्चे स्कूल छोड़ के चले गए। जिन स्कूलों में हम मील दे रहे हैं वहां पे रिटेंशन 98% पे होगी, 98-99%। सो आप देखें कि 33% अटेंडेंस बढ़ गई, 77% बच्चों की सेहत बेहतर हो गई और 98-99% पे रिटेंशन आ गई। सो आई थिंक ये रेवोल्यूशनरी चीजें हैं, इनके ऊपर काम करके मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि डोनेट करें पैसे अपने मुल्क के बच्चों। आई वंडर वैसे ये सिर्फ तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट कर सकती थी और किसी के बस हमारे टाइम भी क्यों नहीं हुआ, मतलब मुफ्त रोटी हमें क्यों नहीं स्कूल्स में दी गई। मतलब ऐसे मैं बताऊं पूरी दुनिया में होता है, लेकिन ये अटेंडेंस बेहतर करने का कोई तरीका नहीं है दुनिया में। मतलब और भी बहुत कुछ होता है जो यहाँ पे नहीं होता। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 15 लाख रुपए पर एनम एक स्कूल के ऊपर लगेंगे इसमें, और इतने ज़्यादा स्कूल्स हैं पंजाब में, तो फिर बजट कहाँ से आएगा। मैं कभी कभी बहुत हैरान इस बात पे होता हूँ कि तहरीक इंसाफ जब तनकीद करने पे आती है तो मेट्रो जैसे मंसूबों पे भी तनकीद करने से बाज नहीं आती कि जी उन्होंने शुरू की और उस पर हमें सब्सिडी देनी पड़ती है। और खुद जब करने पे आते हैं तो जो 50-70 साल से काम नहीं हुआ वो भी करके कहते हैं कि हम ठीक कर रहे हैं। तो दिस इज व्हाट आई फील। जनाब इस पे डिटेल में बात होगी, प्रोग्राम में बहुत कुछ है। आगाज में आपको बताएंगे आज की हेडलाइंस। बलोचिस्तान में दहशतगर्दों का बड़ा हमला पसपा, पंजगूर और नोशकी में सिक्योरिटी फोर्सेस ने दुश्मनों के नापाक अजाइम को खाक में मिला दिया। क्लीन अप ऑपरेशन में 13 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम मुत्तहिद, हुकूमत का आखिरी दहशतगर्द तक पीछा करने का अज़्म। बरवक्त कार्रवाई पर वजीर आजम और अपोजिशन लीडर समेत सियासी शख्सियात का सिक्योरिटी फोर्सेस को भरपूर खैराज तहसीन। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, ब्यूरोक्रेट्स और अफसरान के लिए खुसूसी सेक्टर्स में प्लॉट्स की स्कीम गैर कानूनी और गैर आईनी करार। PSL 7 के सनसनीखेज मुकाबले जारी। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने यकतरफा मुकाबले के बाद कोयटा ग्लैडिएटर्स को 43 रन से शिकस्त दे दी।
शाहिद खान अफरीदी PSL की तारीख के महंगे तरीन बॉलर बन गए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कैंसर के खिलाफ आगाही का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। सेगमेंट ओवर अ कप ऑफ कॉफी में सारा बलोच करवाएंगी मुलाकात हर मौजू पर स्क्रिप्ट लिखने के हुनर जानने वाले मुसन्निफ नासिर अदीब से। और उर्दू अदब की शाकार तसनीफ राजा गिद और दीगर बेशुमार लाजवाल तसानीफ की खालिक बानो कुद्सिया की 5वीं बरसी आज मनाई जा रही है। मौला जट मूवी आनी थी, मैंने अभी पता नहीं किधर गई है, मतलब आएगी। नासिर अदीब साहब अभी कॉफी के कप पे मिलेंगे उनसे पूछेंगे किधर गई है। बड़ी खबर। खैर जी, आगाज़ हमारा आज कुछ अच्छी खबर से नहीं है। एक लिहाज से अच्छी खबर भी है कि हमारे जो मुल्क के मुहाफिज हैं वो पूरी तरह जाग रहे हैं और मुल्क महफूज हाथों में है। जब भी इस मुल्क की तरफ कोई मैली आंख से देखता है तो हम उसकी आंख फोड़ने की भरपूर सलाहियत अल्हम्दुलिल्लाह लगते हैं। लेकिन सैडनेस इस खबर के अंदर ये है कि हमारे कुछ जो जवान हैं, जो बेटे हैं धरती के, वो शहीद भी हुए हैं। दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में तेज़ी देखने में आ रही है। हालिया दिनों में दहशतगर्दों ने, आपको याद ही होगा, इस्लामाबाद में पुलिस एहलकारों पर फायरिंग की थी। लाहौर के मारूफ तिजारती मरकज़ अनारकली बाजार का धमाका जो भी कुछ दिन पहले हुआ वो भी काबिल ज़िक्र है। यहाँ पे बलूचिस्तान में दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ इस वक्त भी जारी हैं। गुज़िश्ता रोज़ पंजगूर और नोशकी में दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेज के पर हमले की कोशिश की, ताहम सिक्योरिटी फोर्सेज ने न सिर्फ इस हमले को नाकाम बनाया बल्कि बहुत सारे दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए। सिक्योरिटी फोर्सेज के इस कामयाब ऑपरेशन में नोशकी में 9 दहशतगर्द जबकि पंजगूर में 6 दहशतगर्द मारे गए, जबकि शदीद लड़ाई के दौरान एक अफसर समेत धरती के 7 सबूतों ने जामे शहादत भी नोश किया। इब्तदाई तहकीकात ये कहती हैं कि दहशतगर्दों को भारत और अफगानिस्तान से कंट्रोल किया जा रहा था, ताहम जो खुफिया एजेंसी हैं उन्होंने अफगानिस्तान और भारत में दहशतगर्दों और उनके हैंडलर्स के राब्तों को तोड़ दिया है। सूबाई मुशीर दाखिला जो ज़िया लांगू हैं उनका कहना है कि गुज़िश्ता कई रोज़ से ये कार्रवाइयाँ बढ़ रही हैं, इनमें इजाफा हो रहा है और गैर मुल्की क़ुव्वतें पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की पुष्पनाही कर रही हैं। हमलों के बाद वजारत दाखिला ने मुल्क भर में अलर्ट भी जारी कर दिया है। चारों सूबों और आज़ाद कश्मीर के हवाले से पुलिस और सिक्योरिटी इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत भी कर दी गई है, जबकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपने ट्विटर पैगाम में दहशतगर्द हमलों को नाकाम बनाने पर बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस को खैराज तहसीन भी पेश किया और उनकी अजीम कुर्बानियों का इतराफ़ भी किया। साथ साथ उन्होंने वाज़ेह किया कि पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है, दहशतगर्दों को इंजाम तक पहुंचा कर रहेंगे। इसी सिलसिले में हम बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब ने, दिफाई तज्जियाकार भी हैं, उनसे हम बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जनरल साहब कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग ज्वाइन किया। एक तरफ तो हमने आगाज़ में कहा कि अच्छी खबर भी है, दूसरी जानिब बेशक दशक धरती के सबूत भी उन्होंने जामे शहादत नोश किया, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले से ऑब्वियसली हम देखते हैं कि जब भी इस तरह का कोई मामला होता है बहुत एक्टिवली इस चीज़ को काउंटर किया जाता है। लेकिन अगर ओवरऑल मुल्क भर में दहशतगर्दी के वाक़यात के हवाले से हम बात करें तो इसमें इजाफा हो रहा है। आपको क्या लगता है कि दहशतगर्दी फिर सर क्यों उठा रही है? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो हम सलाम पेश करते हैं अपने शोहदा को, गाजियों को, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर हमें महफूज पाकिस्तान दिया और उसकी हिफाजत करते चले जा रहे हैं। देखिए बात यह है कि जिस तरीके से एक आम इंसान की जिंदगी में जद्दोजहद मुसलसल बाज़-औक़ात होती है, इसी तरीके से महल पाकिस्तान का जो महल वकू है, जो हमारे इर्द गिर्द के मसाइल हैं वो इस नौयत के हैं कि हमें भी शायद इस एक जद्दोजहद मुसलसल करनी है। इसमें कोई शक नहीं कि हमें अपनी इंटेलिजेंस को और तेज़ करना चाहिए और सर उठाने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। जितनी भी इस किस्म की प्रॉक्सीज हैं, ये प्रॉक्सीज क्यों हैं, मैं चंद एक बातें आपके सामने रखता हूँ, उससे आप अंदाज़ा लगा लेंगे, नाज़रीन अंदाज़ा लगा लेंगे। आप ये बताइए कि कौन से ममालिक हैं जिनको पाकिस्तान का चीन के नज़दीक जाना अच्छा नहीं लगता होगा? वो कौन से ममालिक हैं जो कि CPEC की डेवलपमेंट नहीं चाहेंगे और ख़ासकर गवादर की डेवलपमेंट नहीं चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर और भी आपको पता है लोग हैं इर्द गिर्द जो कि नहीं चाहते कि ये आगे डेवलप करे। कौन चाहेगा कि जो अफगानिस्तान की नई हुकूमत और पाकिस्तान ये आपस में करीब ना हो बल्कि तलखियां बढ़े? और कौन चाहेगा कि जो ईरान और पाकिस्तान के दरमियान पहले भी कोई इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं और ख़राब हों? अब ये सारी बातें मैंने कही हैं, इसके बाद आपको कोई ज़्यादा तहकीक करने की जरूरत नहीं है कि ये प्रॉक्सीज किन ममालिक की हैं। भारत लीड कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन
वो लोग जो नाराज हैं अफगानिस्तान की सिचुएशन की वजह से, और जो बाकी मैंने बातचीत की है वो भी इसके साथ हैं। आप ये ना समझे कि वो कोई इसमें वो बेशक पिंगे बढ़ाते रहे आपके साथ प्यार की, लेकिन ये अगर बुनियादी असेसमेंट में हम गलत ना हो तो कभी हम इंशाल्लाह ऊंचा नहीं खाएंगे। तो पहली बात ये कि हमें अपने अच्छे दोस्त, दरमियाने दोस्त, जस्ट मतलब के दोस्त और दुश्मनों में एक लिस्ट बनानी चाहिए, और उसके हिसाब से हमें अपनी जो डिप्लोमेसी है, अपनी जो इंटरनेशनल रिलेशंस की पॉलिसी है, उसको रीओरिएंटेट करना चाहिए कि किस तरीके से हम क्या करें कि हम कम करें जितने भी ये बातें हैं। तो ये बुनियादी चीजें हैं, जब तक इनके ऊपर हम काम नहीं करेंगे। और फिर दो बातें मैं हमेशा कहा करता हूँ, दूसरी एक तो ये कि दुश्मन और दोस्त में तमीज करें, दूसरा ये कि डिफेंसिव ना रहे हर वक्त। अगर आपको पता चलता है कि दुश्मन आपके साथ ये काम कर रहा है तो फिर आपके पास ये चॉइस नहीं है कि मैंने जवाब देना है या नहीं देना है। या देखिए, अगर तो जंग ना हो रही हो तो फिर तो आप कहें कि अमन ही मेरा। आपको लगता है अभी हम डिफेंसिव हैं इस मामले में? जी बिल्कुल है, इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश ही नहीं है। इसलिए कि आप देखिए कि कुलभूषण हमारे पास है, हमें पता है वो क्या कर रहा था। अफगानिस्तान से कितने हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं, और मकबूजा कश्मीर में जो हमारी बहनों और भाइयों के साथ हो रहा है आपके सामने है। हमने जुल्म का हाथ बढ़ के रोका है, या तो हम कहें कि हम इस काबिल नहीं है, ये भी हम नहीं कह रहे और कुछ कर भी नहीं पा रहे। जो कुछ हमारे साथ किया जा रहा है मेरे भाई, वो तो हमें करने की हक है या नहीं है, और हम कर सकते हैं। तो क्यों नहीं कर रहे? वजह क्या है? सलाहियत भी है, सकत भी है, विल भी है, जरूरत भी है, क्यों नहीं कर रहे फिर हम? जी, इसमें एक दो बातें मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये कि जो बड़े ममालिक हैं, इनकी मैं हमेशा आपके प्रोग्राम में ये बात कई दफा कह चुका हूँ कि इनकी जो सबसे बड़ी सलाहियत है वो है परसेप्शन मैनेजमेंट, जहनों को ऊपर अपना इन्फ्लुएंस रखना। आपकी लीडरशिप में बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके जहनों पर ये खौफ बिठा दिया गया है कि आप किसी काम के नहीं हैं, आपके घुटने लगे हुए हैं, आप एक सांस भी ना लेना वरना आपको बिल्कुल हम निस्तो नाबूद कर देंगे। ये एक फैक्टर हो सकता है। दूसरी बात ये कि थोड़ी सी शायद ये समझी जाए कि सब्जेक्टिव है। दिल में देखिए, खौफ का खाना हमेशा होता है, या तो वहाँ खुदा का खौफ होगा, जब खुदा का खौफ नहीं होगा तो फिर बाकी खौफ अपनी जगह बना लेंगे। बस ये इतनी सी बात। ठीक हो गया। जनरल साहब, अभी आपने अपने पहले जवाब में भी एक चीज़ मेंशन कि जो अफगानिस्तान की सिचुएशन है वो भी एक इसमें फैक्टर हो सकता है, और आप समझते हैं कि हालिया जो दहशतगर्दी हो रही है इसमें जो अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है, और वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने भी कहा कि जो दहशतगर्दों को जो सपोर्ट मिल रही है वो अफगानिस्तान की सरजमीन से मिल रही है। सो इस सारी सिचुएशन में पाकिस्तान की इस दहशतगर्दी को काउंटर करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्योंकि तालिबान की हुकूमत के आने के बाद भी इस तरह के वाकयात में इजाफा हुआ है? जी देखिए, तालिबान की जो मौजूदा हुकूमत है, जिसको भी 5 माह हुए हैं, छठा महीना शायद जा रहा है, वो ना तो पॉलिटिकली स्टेबल है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ना वो इकोनॉमिकली स्टेबल है, ना इंटरनेशनल रिलेशंस में अभी उनकी कोई जगह बनी है कि उनको लोग जो है ना रिकग्नाइज कर आगे बढ़े। तो इस खित्ते के हक में भी ये है, पाकिस्तान के हक में भी ये है, दुनिया के हक में भी ये है कि उनको स्टेबलाइज होने का मौका दें। देखिए, अगर उनको कुछ लोग तो कोशिश कर रहे हैं कि वो कोलैप्स हो जाएं, अमेरिका कोशिश कर रहा है, उनके हवारी कोशिश कर रहे हैं, हिंदुस्तान की कोशिश है, यहाँ तक कि पाकिस्तान के अंदर से भी बहुत सारे लोग ये दुआएं मांग रहे हैं और कोशिश का कम से कम दुआ की हद तक कि किसी तरीके से ये खत्म हो जाए। भाई बात ये है कि उनका अपना मुल्क है, जिस किस्म का मर्जी निजाम लेकर है, आपको अपना इंटरेस्ट देखना है। हमारा इंटरेस्ट इस चीज में है कि वो स्टेबल हो, ताकि वहां पर अमन अमान हो, वहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हो, वहां पर एक्सट्रीमिज्म कम हो, वहां पर टेररिज्म के लिए जगह ना बच सके। तो उसके लिए हमारी पूरी कोशिश जो पाकिस्तान कर रहा है, मेरे ख्याल बड़े अच्छे लाइन पर कर रहा है। हम तो जनरल साहब जो भी कोशिश इससे पहले करते रहे हैं, इसीलिए करते रहे ना कि हमारे मुल्क में अमन हो, हमारे सुकून हो, हमारे रिसोर्सेज महफूज रहें, इसीलिए हम अपना जो नेबरहुड है उसको महफूज कर रहे थे। लेकिन अब जब तालिबान, वैसे तो ऑन अ लाइटर एंड 6 महीने का तो बच्चा भी दांत निकालना शुरू कर देता है, लेकिन तालिबान आई डोंट नो व्हाई अपना वो इन्फ्लुएंस क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहे जो पाकिस्तान को हर्ट कर रहा है। लेट्स से लाउड एंड क्लियर, पाकिस्तान की सरहदें अगर महफूज नहीं है तो मैं और आप कहीं भी बैठे हुए महफूज नहीं है, पाकिस्तान है तो हम सब है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में जो हमने इतना आगे बढ़कर हमने उनके हक में बात की, पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को इकट्ठा कर लिया अफगानिस्तान के मसाइल हल करने के लिए। अफगान तालिबान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान से लाताल्लुकी का इजहार तो करते हैं, लेकिन कम से कम कहीं ना कहीं उनका जो असर रसूख जो मुझे लगता है जरूर मौजूद है, इस्तेमाल नहीं करते। और अब देखिए, कल तो शेख रशीद ने कह दिया कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान पेशावर में भत्ता मांगना शुरू हो गई है। मतलब हम किस तरफ लेके जा रहे हैं इस पॉलिसी में, हम क्लियर क्यों नहीं हो पा रहे अपने मुल्क की
की हिफाजत के लिए और शहरियों की हिफाजत के लिए? जी देखिए, जो तो पेशावर में वो भत्ता मांग रहे हैं वो तो शेख रशीद की अपनी कोताही है, सीधी सी बात है, इसमें तो किसी और को कहने वाली वो बड़ी अजीब बात है। लेकिन ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि अफगान तालिबान को रिव्यू करना है अपना जो उनका एटीट्यूड है टुवर्ड्स ऑल एक्सट्रीमिज्म, ऑल टेररिज्म, और मेरा ख्याल है आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। आप ठीक कह रहे हैं कि 6 महीने काफी टाइम होता है, लेकिन आप ये भी देखिए कि 20 साल तक जो यहाँ पर लोग थे उन्होंने हमारा खून क्या कम बहाया था? क्या क्या उनका कंट्रोल 20 साल में वो कर पाए थे? तो इसलिए आप इन कंपैरिजन चीजें देखनी पड़ती हैं। मेरा अपना अंदाजा ये कि अभी जो चाइना में गए हैं, गो के है तो ये ओलंपिक्स की सिलसिले में उसकी इनॉग्रेशन की सेरेमनी है, वहां कोई ऐसी बातचीत होगी। तो ये जब तक आप, मेरा अपना ख्याल ये है कि जब तक आप स्पॉयलर्स और जो वहां पर वाकई अमन चाहते हैं इनको अलग अलग नहीं करेंगे और हर दफा एक मलहूबा बना के बैठ जाएंगे कि जी 3+ और ट्रैप का प्लस, ये प्लस को निकालें और सिर्फ वो लोग बैठे जो वाकई वहां पर अमन चाहते हैं, जिसमें चाइना है, रशिया है, पाकिस्तान है, ईरान हो सकता है, टर्की, कतर वगैरह, और ये हिंदुस्तान और इनको जरा बाहर रखें इस सारे मामले से। तब जाके मसला ये कि हम बड़ी आसानी से कह देते हैं जी इतनी शहादतें हो गई, लेकिन वो जिस एक घर में शहादत होती है उसका पूरा खानदान, पूरी जिंदगी वो खत्म हो जाता है। तो कब तक हम इस सूरत हाल को इस तरीके से चलने देंगे? फौज का काम तो लड़ना है, वो लड़ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें इस मामले को सेटल भी तो करना है ना। ये पॉइंट ऑफ कंसर्न है। बलचन, थैंक यू वेरी मच जल साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद रहे। मसले पे आपने अपना तजिया हमारे सामने रखा जी। अफगानिस्तान की सूरत हाल, पाकिस्तान की सरहदी सूरत हाल के बारे में हम बात करते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद Oh my God. सॉरी, मेरा ना गला बंद हो गया। अच्छा, पाकिस्तान सुपर लीग, अच्छा नहीं, ओके, आप करें। पाकिस्तान सुपर लीग के 7वें एडिशन के बारे में हमने बात करनी है, जो कि नेशनल स्टेडियम कराची में जारी है। और सनसनीखेज मुकाबले, इतनी सनसनीखेजी है कि अब्दुल्ला हसन का गला चौक हो गया आज, इतनी सनसनीखेजी। खैर, गुज़िश्ता रोज जी इस्लामाबाद यूनाइटेड कमाल खेली, लेकिन उससे भी ज्यादा मुझे लगा क्वेटा ग्लैडिएटर्स को कल पता नहीं क्या हुआ। मतलब ऐसे लगता था कि दे जस्ट लेफ्ट द मैच। ये 10वां मैच था जो खेला गया और इस्लामाबाद ने पहले बैटिंग करते हुए रन्स का अंबार लगा दिया। कोलिन मनरो और आजम खान ने जारहाना बैटिंग की और मुकर्रर 20 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 229 रन बने। क्वेटा ग्लैडिएटर्स के स्टार प्लेयर शाहिद खान आफरीदी की कोरोना के बाद टीम में वापसी हुई, लेकिन ये वापसी बड़ी मायूस कुन थी। उनके फैंस बड़े बहुत परेशान हुए। एक्साइटेड थी कि लाला वापस खेलने वाले, लेकिन कल उनकी परफॉर्मेंस, मतलब वो महंगे तरीन बॉलर साबित हुए पीएसएल की तारीख में महंगे तरीन स्पेल करने वाले बॉलर बन गए। शाहिद खान आफरीदी ने 4 ओवर्स में 1 विकेट ली और सिर्फ 67 रन दिए। इससे पहले भी अगर हम बात करें तो गुज़िश्ता साल इस्लामाबाद यूनाइटेड के जफर गौहर ने 4 ओवर्स में 65 रन दिए थे और 230 रन के हदफ के ताकुब में क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम आखिरी ओवर में 186 रन बनाकर आउट हो गई। कॉलिन मनरो को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। जबकि पॉइंट्स टेबल की बात करें तो मुल्तान सुल्तान इस वक्त 4 मैच खेलकर 8 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पे है। इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स ने 4-4 पॉइंट्स के साथ जो वो दूसरे नंबर पे है और जबकि तीसरे नंबर पर है। और क्वेटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी 2-2 पॉइंट्स के साथ चौथे और 5वें नंबर पर है। कल के मैच के हवाले से बात करेंगे और आज कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी का मैच होने वाला है, उस हवाले से भी बात करेंगे। हमें सलीम खालिक साहब ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सलीम खालिक एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। कल का मैच बड़ा जबरदस्त रहा इन अ वे कि वन साइडेड रहा। हमने सबसे पहले तो शाहिद खान आफरीदी की बात करनी है। कल बड़ा महंगा स्पेल कराया उन्होंने, बड़े एक्साइटेड थे कि वो वापस खेलने वाले हैं, कोविड से रिकवर कर गए हैं, लेकिन स्टिल सबसे पहले तो बड़ी खुशी है आप लोगों के साथ दोबारा बात करने का मौका मिल रहा है। आप लोगों की नशरियात मिस कर रहे हैं पीएसएल में। चले सलीम साहब, कोई तो मिस कर जगा रहे थे आप। अब जहां शाहिद आफरीदी की बात आ जाती है, शाहिद आफरीदी असल में 2 दफा उनको कोविड हुआ, एक तो अभी हुआ, पहले भी हो चुका था। और आपको पता है कि कोविड में जब आइसोलेशन में प्रैक्टिस वगैरह हो नहीं सकती, वैसा माहौल नहीं मिलता, तो प्रोफेशनल क्रिकेटर जो है उनके लिए जरूरी होता है कि डेली ट्रेनिंग करें। लेकिन शाहिद आफरीदी को अपने घर पर आइसोलेशन करना पड़ी, जिसकी वजह से वो बराह रास्त आए। जब उन्होंने आके मैच खेला तो डेफिनेटली परफॉर्मेंस पे असर तो पड़ना था। फिर जो पिच आप देख रहे हैं नेशनल स्टेडियम की, बहुत जबरदस्त पिच बनाई गई है। T20 में ऐसी पिच होनी चाहिए क्योंकि लोग जो चाहते हैं देखना चौके छक्के, तो वो चीज तो देखने को मिल रही है। उनको तो एक बड़ा जबरदस्त मैच देखने को मिला। लेकिन शाहिद आफरीदी को मैं यही कहूंगा कि उनको प्रैक्टिस का इतना मौका नहीं मिल सका था, इसलिए उनकी परफॉर्मेंस मुतासिर हुई। और डेफिनेटली अब आगे जब उनको अभी जो गैप मिलेगा उसमें वो दोबारा प्रैक्टिस करके अपना रिदम हासिल कर लेंगे और हमें पुराना वाला शाहिद आफरीदी देखने को मिलेगा। कल तो ट्विटर पे बड़ी क्लैप की आपने आजम खान के लिए, मतलब अब आप आजम खान से खुश हैं द वे ही इज गेटिंग बैक टू हिज फॉर्म?
तो आजम खान से मैं पहले भी नाराज नहीं था, लेकिन मसला सिर्फ ये है कि एक प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए। हर बाप समझता है कि उसका बेटा बहुत बड़ा क्रिकेटर है और उसको लगता है, हाँ, चाहे वो घर की छत पे भी खेलता हो। तो आजम खान को फास्ट ट्रैक पे लेकर आए उनके वालिद साहब और उनके जो चचा जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर के जो सरबराह हैं नदीम खान, वो फास्ट ट्रैक में लेकर आए। क्या आजम खान अगर मोइन खान का बेटा नहीं होता तो इस जिसामत में वो खेल जाता, चाहे जितना भी टैलेंट होता? सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन उनको पता था, उन्होंने एतमाद किया और आजम ने कल उसको पे भी किया। और सलीम साहब, क्वेटा ग्लैडिएटर्स का जो टेक ऑफ था वो बड़ा अच्छा था, जो उन्होंने आगाज किया था तो टूर्नामेंट का, और हमें एक बेहतर रिदम नजर आया था। टीम अब भी बहुत अच्छी है उनकी, बड़ी अच्छी बैलेंस टीम है और पाकिस्तानी खासतौर पे अच्छे प्लेयर्स उनके पास मौजूद हैं। उसके बावजूद अभी फतह के सिलसिले में जो मुझे लग रहा था कि शायद ग्लैडिएटर्स इस दफा पिछली दफा के बहुत बुरे हारे में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, जैसे कि एक लाहौर कलंदर्स ने जैसा कम बैक किया था, मुझे लगा ग्लैडिएटर्स वैसा कम बैक करेंगे, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। ऐसा लगता है कि स्ट्रगल कर रही है क्वेटा ग्लैडिएटर्स अब भी। आपको भी ऐसा ही लगता है? जी, क्वेटा बिल्कुल स्ट्रगल कर रही है और लोग बड़े मायूस हैं जो उनके फैंस हैं। असल में क्वेटा के जो कोच हैं मोइन खान और कैप्टन हैं सरफराज अहमद, वो मुझे एक पेज पे नहीं लगते, क्योंकि आजम के मामले को लेकर दोनों में थोड़े से इख्तलाफात थे। मोइन खान ने इस एडिशन से पहले एक ख्वाहिश का इजहार किया था कि आजम विकेट कीपिंग करे, लेकिन सरफराज हैं तो सरफराज ही करना चाहेंगे। उसके बाद आजम अचानक इस्लामाबाद यूनाइटेड में उनको भेज दिया गया, वहां चले गए वो, तो फिर कुछ ना कुछ तो फील होता है। आपने कल मैच देखा होगा, जब कैमरा मोइन खान के ऊपर जा रहा था, आजम बहुत अच्छी बैटिंग करी तो उन्होंने पेपर यूं कर लिया था, मतलब वो चाह रहे थे कि उनके चेहरे की खुशी नजर ना आए। लेकिन इन दोनों ने क्लैपिंग की थी सलीम खालिक साहब जब आजम ने, हाँ जी, देखिए बाप है वो, हम उसको छोड़ नहीं सकते इस बात को। आपने क्रिकेट पाकिस्तान पे सरफराज का इंटरव्यू देखा होगा, उन्होंने उधर एतराफ किया इस बात का कि जी जब तक मोइन खान की जिंदगी में क्रिकेट के में आजम नहीं आए थे क्रिकेट फील्ड में, तब तक सरफराज उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। जब आजम आए तो फिर वो एक राइवलरी सी हो गई, जिसकी वजह से शायद क्वेटा का जो माहौल है थोड़ा सा मुतासिर हुआ। फिर सरफराज टीम से बाहर हुए, सरफराज की अपनी परफॉर्मेंस मुतासिर हुई। इन सब चीजों का असर पड़ रहा है उनकी टीम की परफॉर्मेंस पे, क्योंकि अब सरफराज का बुरा टाइम है। पहले यही सरफराज डांटते थे तो लोग कहते थे यार क्या तगड़ा कप्तान है, मजा आ गया। वही सरफराज अब बेचारा हंस भी ले तो कहते हैं यार इसको कोरोना हो गया। तो वही होता है, जब अच्छा वक्त चल रहा होता है आपका तो फिर वो बालों पे वो हाथ फेरते, हाँ तो आप बोलते हैं अदा है, बालों पे हाथ फेर रहा, सब वैसे करते हैं। बुरा वक्त होता है तो जरा सा कुछ मुंह भी बन जाए तो ऐसे ही होता है। तो इस वक्त बुरा वक्त चल रहा है क्वेटा ग्लैडिएटर्स पे, और जिस तरह से वो कल के मैच में उनकी पिटाई हो रही थी, वो तो लग रहा था वो वीडियो गेम पे मैच हम लोग देख रहे हैं, तो उसके बाद उनके लिए कमबैक करना बहुत मुश्किल है। लेकिन सरफराज भी फाइटर हैं, मोइन खान भी फाइटर हैं, उनकी टीम के प्लेयर भी अच्छे हैं, तो हो सकता है आगे जाके, लेकिन ये टीम के लिए करें ना, आपस में ना करें। अच्छा सलीम खालिक साहब, उसके साथ साथ कराची का हालात भी कुछ अच्छा टाइम नहीं चल रहा। कराची का इतनी तगड़ी टीम बनाई, बाबर आजम कप्तान है, लेकिन स्टिल परफॉर्मेंस के मामले में कराची किंग्स बड़ी डिसअपॉइंटिंग है अभी तक। क्या रीजन लगती है आपको? अच्छा, कराची किंग की टीम इतनी मुतवाज़िन है नहीं, लोगों को लग रहा है, लेकिन वो इतनी मुतवाज़िन टीम नहीं है। और यकीनी तौर पर बाबर भी शायद उससे इतने खुश नहीं होंगे। उन्होंने भी कैप्टन चेंज किया और इमाद को हटा के बाबर को लेकर आया, जो बिल्कुल सही डिसीजन था। जो कौमी टीम कप्तान है उसको आना चाहिए, लेकिन बाबर को शायद वो टीम नहीं मिली। बाबर मिस कर रहे हैं मोहम्मद रिजवान को दूसरे एंड पे, जो सिंगल्स वगैरह लेते थे, आपस में स्ट्राइक रोटेट करते थे। लेकिन यहाँ पर उनके साथ है शर्जील खान। बाबर जब तक सिंगल ले लेते थे, बाबर और रिजवान, शर्जील सोचता है अच्छा रन बनाना है, वो बाउंड्री पे इन्हिसार करते हैं, लेकिन ज़ाहिर हर बॉल पे उनको बाउंड्री मिलती नहीं है। तो बाबर यहाँ पे मार खा रहे हैं, उनकी अपनी परफॉर्मेंस भी मुतासिर हो रही है। और यहाँ पर शाहीन शाह अफरीदी भी नहीं है, यहाँ पर हारिस भी नहीं है, यहाँ पर कोई ऐसे मैच विनर उनके पास इतने ज्यादा नजर नहीं आ रहे उनको कौमी टीम। लेकिन सलीम भाई, पता तो फिर तभी चलता है ना जब सारे मैच विनर्स आपके पास है नेशनल टीम में, फिर तो आप स्ट्रेटेजी भी बना सकते हैं। लेकिन आपको एक टीम ऐसी दे दी जाए जो जिसके अंदर आपको आपके लिए चैलेंजिंग है, हालांकि प्लेयर सारे अच्छे हैं, तो फिर उसको सेट करना ही तो आपकी कैप्टन स्किल्स का पता देता है कि आपकी कितनी स्किल्ड कैप्टनसी है। ये बाबर आजम का बहरहाल एक कड़ा इम्तिहान है जिसमें रिजवान हमें कामयाब होते बहरहाल नजर आते हैं। अच्छा, ये जो आजम खान फैक्टर हम डिस्कस कर रहे थे, इसका मतलब है यूनाइटेड वाज मिसिंग ओनली वन थिंग इन द स्क्वाड, और वो था एक अच्छा विकेट कीपर बैट्समैन, जो मुझे फील होता था पहले। तो इसका मतलब कमी पूरी हो गई है। तो अब ये जो करंट लाइनअप बन रहा है स्कोर बोर्ड के ऊपर, जिसमें यही टीमें हमें टॉप पे नजर आती हैं, जिसमें मुल्तान सुल्तान्स है, यूनाइटेड है और कलंदर्स हैं, तो आपको लगता है कि थ्रू आउट द टूर्नामेंट यही टीम्स शायद डोमिनेट करें, मुश्किल होगा बाकी टीम्स के लिए ऊपर आना, या किसी टीम को आप देख रहे हैं कि नहीं वो टीम दोबारा से कम बैक करेगी और ऊपर आएगी? मैचेस तो भी काफी रहते हैं।
नहीं नहीं, अभी तो पिक्चर बाकी है, अभी तो आपने ट्रेलर देखा है बस। आपके लाहौर में इवेंट आएगा तो आपको बहुत चेंजेस नजर आएंगी। और इतने सारे मैचेस होने हैं, PSL जैसी जो लीग है जिसमें से तकरीबन 1 महीने से 4-5 दिन पहले तक ये 6 टीमें खेलती हैं 2 टीमों को बाहर करने के लिए। इसमें तो बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नजर आते हैं। जब लास्ट ईयर भी आपको याद होगा, जो टीमें बिल्कुल ऊपर थी फिर वो एकदम से नीचे आई, अबू धाबी जाके किसी की परफॉर्मेंस, मुल्तान की टीम कैसे ऊपर आके टाइटल जीत गई। तो अभी भी ऐसा होगा, हम किसी को भी टोटली रूल आउट नहीं कर सकते। बाबर भी, जैसे कराची किंग की हम बात कर रहे हैं, वो भी बहुत जबरदस्त प्लेयर है, वो अपनी टीम को ऊपर लेकर आ सकते हैं। फ्रेंचाइज क्रिकेट में मसला ये होता है कि वक्त कम होता है, आपके पास 3-4 दिन होते हैं, आपको पता चलता है यार ये टॉम है, ये हैरी है, ये फलाना है। इन द एंड मैं शायकीन के हवाले से भी एक सवाल जरूर करना चाहूंगा। एक जर्नलिस्ट का शायकीन के हवाले से भी पल्स पे हाथ होता है। हमने पहले तो 25% के साथ हम गए, तकरीबन 8,000 लोगों को हमने अलाउ किया, लेकिन अब केसेस जबकि कोविड के बहुत कम हो रहे हैं, शायकीन का एंथुसियाज्म भी बहुत ज्यादा है और मैचेस भी अब अपनी पेस पकड़ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपको लगता है कि NCOC को दोबारा से एक रिव्यू कर लेना चाहिए और इस तादाद को कहीं 40 या 50% तक भी ले जाया जा सकता है या ले जाना चाहिए फॉर द सेक ऑफ कराची पीपल? ऐसा लगता है आपको? मुझे तो लग रहा है NCOC का बस सिर्फ नेशनल स्टेडियम कराची में ही चल रहा है, क्योंकि आप कराची में वैसे बाहर चले जाएं, तारिक रोड में, किसी और बाजार में, कहीं और एक बंदा भी आपको मास्क लगाया नजर नहीं आएगा। आप एयर ट्रेवल करें, आपसे कोई नहीं पूछेगा वैक्सीन सर्टिफिकेट, लेकिन यहाँ पर तो बहुत सख्ती है। अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन बात यह है कि अब जिस तरह बच्चों के स्कूल भी खुले हुए हैं, सारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, साथ बैठे होते हैं, साथ आते हैं, वहाँ खेल भी रहे होते, तो बच्चों के लिए तो होती है। क्रिकेट में आप देखें, बच्चों की वीडियोस मैंने देखी, बेचारे रो रहे थे, और भी वो चाहते हैं 12 साल के बच्चों को बिल्कुल अलाउ करना चाहिए उनको। और जैसे कि आपने कहा कि हालात बेहतर हो रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद NCOC अलाउ कर देगी, लेकिन अब कराची में भी कुछ मैचेस ही रह गए, यहाँ पर भी करना चाहिए। लाहौर में तो जाहिर है कि आप लोग अपने छोटे भाई बहनों को तैयार करें, लेके जाए मैच दिखाएं। हम खुद भी तैयार है सर, वेरी एक्साइटेड। सलीम भाई चलें, थैंक यू वेरी मच जी। बहुत ओब्वियसली आपसे बात हो रही है, लेकिन बहुत अच्छा लगा, इंशाल्लाह बात होती रहेगी। PSL 7 इज गोइंग ऑन और कल फिर इस्लामाबाद जीत गया। और अब आज देखते हैं पेशावर या कराची। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम में बात करेंगे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के हवाले से, तो वो मुल्क का नाम रोशन करने के लिए आगे से आगे बढ़ी है। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाली मोहम्मद सारू इमरान से, जिन्होंने कांग्रेस में MPhil करके ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए एक मिसाल कायम की है। सारू इमरान को महकमा सोशल वेलफेयर में शोबा स्किल डेवलपमेंट में तर्जुमान के ओहदे पर तैनात कर दिया गया है, जबकि सारू इमरान को अपनी मेहनत और लगन के बलबूते पर टर्की में ग्लोबल अमन सफीर के अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। सारू इमरान का कहना है कि उनका मकसद सिर्फ अपनी ही तालीम और तरक्की नहीं, बल्कि मुल्क भर में जितनी भी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उनके लिए मिसाल बनना है और उन्हें मौशी मौके फराहम करना। बिल्कुल, और वो इज्जत और एहतराम के साथ खुद मुख्तारी हासिल करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि एक वजह बने कि बाकी उनकी कम्युनिटी को भी ये फैसिलिटीज मिलें। सारू इमरान हमारे साथ मौजूद है, इनका असली मुकम्मल नाम सारिम इमरान है, उनसे हम जरा बात करते हैं। सारू, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया और बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे मिलके कि कॉमर्स का इंतखाब किया, इतनी बड़ी डिग्री कर ली और माशाल्लाह इंटरनेशनल रिकग्निशन भी मिल गई। सो सच एन एग्जांपल यू आर फॉर द पीपल। आपको कैसा लग रहा है ये सब कुछ करके, और क्या शुरू से जब आपने ये जर्नी शुरू की थी आपका इरादा था कि एक्सट्रीम तक जाना है, हद तक जाना है, या फिर ये होता चला गया और आप करते चले गए? जी अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली मैं तो इसको अभी स्टार्ट समझती हूँ। तो अभी बहुत आगे है, और मेरा ख्याल है कि जो एजुकेशन शुरू से एक चीज़ थी कि मुझे अपनी एजुकेशन तो मतलब कंप्लीट करनी है और मैक्सिमम जहाँ तक हो सके, बिकॉज एजुकेशन जो है वो किसी भी कम्युनिटी को, स्पेशली जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं, उनको अपलिफ्ट करने में बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करती है। जबरदस्त, ठीक हो गया। ठीक है सारो, हमारे पास एक ब्रेकिंग न्यूज़ हमारे साथ ही रहिए, अपडेट करके वापस आपकी तरफ आते हैं। ISPR की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी की गई है जी, जिसमें भारतीय चीफ के बयान को गुमराहकुन करार दिया गया है। भारतीय चीफ का बयान गुमराहकुन है, भारत का ताकत की बुनियाद पर सीज फायर का दावा बेबुनियाद है। DG ISPR ने यह ट्वीट किया है और ये भी कहा है कि LOC की दोनों जानिब कश्मीरियों की हिफाजत के पेश नजर इत्तफाक किया गया, ना कि इसमें किसी की फतह या किसी की हार है, ना ही इसमें किसी की ताकत और दूसरे की कमजोरी है।
इस फैसले को किसी की ताकत या कमजोरी ना समझा जाए। भारत की ये ताकत के ऊपर जो दावा है इसको ISPR ने यकसर मुस्तरद किया अपनी ट्वीट के अंदर। आपको मालूम है कि सीज फायर के मामले पर भारत का मीडिया मुतज़ाद किस्म की खबरें चलाता है और चला रहा है, जिस पर ISPR ने इसको यकसर मुस्तरद किया और ये कहा है कि भारतीय आर्मी चीफ का जो बयान है ये गुमराह कुन है। भारत का ताकत की बुनियाद पर सीज फायर का ये जो दावा है ये बेबुनियाद है और ISPR ने मजीद इसमें वजाहत की है और ये कहा है कि जो LOC की दोनों जानिब कश्मीरियों की हिफाजत के पेश नज़र इत्तफाक किया गया है, इसको किसी की भी ताकत या कमजोरी करार देना कतन दुरुस्त नहीं है और इसको ऐसा न समझा जाए। ठीक हो गया, ब्रेकिंग न्यूज़ हमने शामिल की। अब सारू इमरान की तरफ दोबारा जाएंगे। सारू, आपसे हम जानेंगे, ऑब्वियसली आपने अपनी जर्नी के हवाले से कहा कि अभी तो आपका ये आगाज़ है और आपने अभी बहुत आगे तक जाना है इंशाल्लाह, लेकिन ऑब्वियसली हम थोड़े से चैलेंजेस को ज़रूर डिस्कस करना चाहेंगे। आपने इतनी बड़ी डिग्री हासिल की, फिर आपने ग्लोबल जो अमन का सफ़ीर है उसका अवार्ड भी हासिल किया। अब आपका जो जर्नी में चैलेंजेस हैं वो एज़ कम्पेयर टू हम सब लोगों के ज़्यादा होते हैं चैलेंजेस, ये सबको पता है। उन चैलेंजेस को लेकर ओवरकम करके आपने अपनी जर्नी को और ख़ुद को मोटिवेटेड कैसे रखा, हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो एक कमिटमेंट होती है हर इंसान की अपने आप के साथ कि उसका ज़िंदगी में आने का कोई मकसद है और उसने उस मकसद को पूरा करना है किसी भी हाल में। और मुश्किलात हर इंसान की ज़िंदगी में आती हैं और इट डिपेंड्स कि आप उन मुश्किलात को या उस पेन को पावर में कैसे कन्वर्ट करते हो। तो आपने जी तो बेसिकली ऑफ कोर्स जो है मसाइल रहे हैं एक्सेप्टेंस की तरफ से, सोशल एक्सेप्टेंस की तरफ से और मतलब हरासमेंट, इस तरह की चीज़ें तो होती हैं, लेकिन ये इतनी, मेरे नहीं ख्याल की इतनी बड़ी चीज़ें हैं जो कि आपको आपके मकसद की तरफ बढ़ने से रोकें। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ये होती है मेरे ख्याल से, मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक, आपका जेंडर जो है वो इतना बड़ा मसला नहीं है। आपके जो लाइफ चॉइसेस हैं वो आप ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं आपकी लाइफ को आसान या मुश्किल बनाने में। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, आपने कॉमर्स का इंतखाब किया, लेकिन करंटली आपको महकमा सोशल वेलफेयर में स्किल डेवलपमेंट में बतौर स्पोक्स पर्सन तैनात किया गया है, तो वाई आर यू परसुइंग कॉमर्स? कोई अपना बिजनेस, कोई एंटरप्रेन्योरशिप, ऐसा कुछ क्यों नहीं करेंगी आप, या मुस्तकबिल में करेंगी? So basically it's relevant because जब भी हम सोशल वेलफेयर की बात करते हैं तो इकोनॉमिक जस्टिस या फिर जो माशी हकूक हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जब तक कोई भी मार्जिनलाइज कम्युनिटी जैसे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, जब तक वो इकोनॉमिकली एम्पावर्ड नहीं होगी वो सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ नहीं जा सकती। और जो मेरा रोल है विद इन सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट वो है एज अ फोकल पर्सन फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक अपलिफ्टिंग ऑफ ट्रांसजेंडर पीपल थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक हो गया, जी ठीक है। इसके लिए क्या प्लान्स है आपके माइंड में अपनी कम्युनिटी के लिए? कोई प्लान्स तो हमारे सामने रखें। अब माशाल्लाह आप बन गई, अब इतनी मुश्किलात झेल के अच्छा ओहदा भी दे दिया अल्लाह ने, तो कुछ प्लान्स बताइए, अब क्या करने के इरादे हैं अपनी कम्युनिटी के लिए? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग कुछ कोर्सेज स्टार्ट करने जा रहे हैं सनतजार में सोशल वेलफेयर के अंदर, जहाँ पर हम उनको स्किल सिखाएंगे और उनकी स्किल के बाद उनकी ट्रेनिंग करेंगे एज अ बिजनेस डेवलपर। मतलब बहुत बेसिक लैंग्वेज में, बहुत इजी वर्डिंग में कि बिजनेस क्या होता है, क्योंकि बहुत सारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी ऐसी है जिनके पास स्किल्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उन्होंने समझ नहीं आ रहा उनको कि उन्होंने अपने स्किल्स को अपना सोर्स ऑफ अर्निंग, इफेक्टिव सोर्स ऑफ अर्निंग कैसे बनाना इन टर्म्स ऑफ लाइक नॉलेज ऑफ मार्केटिंग, मैनेजमेंट, कैश फ्लो, एडवर्टीजमेंट वगैरह। तो हम एक तो वो सिखा रहे हैं और दूसरा हम उनको डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लेकर आएंगे, जो कि हमने है कि जो डिजिटलाइज हो रही है इकोनॉमी उसको वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसका अंडरस्टैंडिंग है, उसमें उसका हिस्सा बनता है। ठीक है। अच्छा सारू, ऑब्वियसली आपने कहा कि आप दीगर अपनी कम्युनिटी के लोगों को भी इस तरफ लाना चाहते हैं कि वो एक जिस तरह से आपने अपने आप को मुख्तलिफ चैलेंजेस से गुजार के ख़ुद को इंडिपेंडेंट किया, आप खुद अपने पैरों पे खड़ी हुई, लेकिन स्टिल आप जैसे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस जानिब नहीं आना चाहते, या जिनके अंदर ये करेज, ये हिम्मत या हौसला नहीं होता और उन्होंने अपने लिए एक डिफरेंट तरह का एस्केप ढूंढा हुआ है। सो व्हाट डू यू थिंक कि आप अपनी कम्युनिटी के लिए किस तरह से इस चीज़ को, जिस तरह आप खुद माशाल्लाह इतने अच्छे ओहदे पर सर्व कर रही हैं, आप दीगर लोगों को इस जानिब लाएं, स्किल डेवलपमेंट हो, एजुकेशन हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो या दीगर मामलात हो, उनको इसकी तरफ इनकरेज किया जाए? सो बेसिकली जब हम एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट की बात करते हैं कि किसी का बिहेवियर चेंज करना, तो मतलब हमारा पहले फोकस है कि जो लोग यूथ है ना,
जो ट्रांसजेंडर यूथ है उनको देना, मतलब इस ट्रैक पर लेकर आना, क्योंकि वो उनकी वो एक नई जनरेशन है और उनको जो है हमें एम्पावर करना और सेंसिटाइज करना है कि डिसेंट वर्क और रिस्पेक्टेबल लाइवलीहुड की क्या इम्पोर्टेंस है। और इन सोसाइटी अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए तो आपकी अपनी जो लाइफ चॉइसेस हैं इन टर्म्स ऑफ जिंदगी गुजारने की, जिसमें आपका जो सोर्स ऑफ है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो काबिल एहतराम होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो इस वक्त जितनी भी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी आपको देख रही है, बहुत सारे लोग आप जैसा बनना चाहते हैं, उनको समझ नहीं आती, और हम माशरे में देखते हैं कैसे लोगों को चूंकि बार बार डिस्करेज किया जाता है, बार बार उन्हें ताने दिए जाते हैं, माशरे का हिस्सा नहीं समझा जाता, तो वो बेचारे हिम्मत कर ही नहीं पाते और सहमे सहमे रहते हैं, माशरे के अंदर मूव नहीं कर सकते। उनको क्या कहना चाहेंगी आप इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि गवर्नमेंट ने बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत प्रोग्रेसिव स्टेप्स लिए हैं इन रिसेंट ईयर्स फॉर द डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, जिसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट और अहम चीज़ है ट्रांस प्रोटेक्शन एक्ट 2018 का। तब मेरा ही पैगाम है उन तमाम ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए कि आप लोगों के पास एक लीगल प्रोटेक्शन है, कोई आपको जो है हरास, थ्रेट या ब्लैकमेल या नहीं कर सकता, आपको खुद मजबूत होना पड़ेगा। और इट्स अ टाइम कि आप राइट्स के साथ साथ हम जो क्लेम करते हैं अपने राइट्स को स्टेट से, गवर्नमेंट से, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का भी रियलाइज करें, बिकॉज सिर्फ राइट्स को क्लेम करना काफी नहीं है, हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी समझना होगा एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स पर्सनल डेवलपमेंट एज वेल एज द डेवलपमेंट ऑफ आवर ओन सोसाइटी एंड द कंट्री। ठीक है, आप चंद उन शख्सियात में से हैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की जिनसे हमें बात करके बहुत अच्छा लगा। चंद इसलिए कहा कि बात ही चंद से हुई है, हम चाहते हैं नंबर बहुत ज्यादा बढ़े आप जैसे लोगों का। थैंक यू वेरी मच सारो इमरान फॉर बीइंग विद अस, सच अ मोटिवेशन यू आर फॉर मेनी ऑफ द पीपल। अल्लाह करे कि आप जैसे माइंडसेट, आपने कॉमर्स के अंदर एमफिल कर लिया और अब आप सर्व कर रही हैं, तो अल्लाह करे बाकी लोगों के अंदर भी अवेयरनेस आए इस तरह की। और एज ए सोसाइटी भी हमें एक्सेप्टेंस की बहुत अशद ज़रूरत जैसे लोगों के लिए जो अपने आप में खुद आगे बढ़ते हैं, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं और खुद से इंडिपेंडेंट होते हैं। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। हेल्थ को मुसलसल हम फोकस रखते हैं और कोशिश करते हैं कि आपकी हेल्थ के बारे में मुसलसल बात होती रहे हर शो के अंदर। हर साल 4 फरवरी को पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कैंसर के खिलाफ आगाही का आलमी दिन मनाया जाता है। आज भी 4 फरवरी 2022 है। अवाम में इस जानलेवा मरज से बचाव से मुताल्लिक शऊर उजागर किया जाता है। आलमी इदारा सेहत ये भी कहता है कि कैंसर से हर साल 1 करोड़ से जायद अफराद मौत के मुंह में चले जाते हैं और ये तादाद 2030 तक बढ़कर 1 करोड़ 70 लाख तक पहुंच जाएगी। दुनिया भर में ये जो हलाकतें हो रही हैं, इससे हर 8वें शख्स की मौत की वजह कैंसर हो रही है। ग्रेट नंबर, इट्स अ ह्यूज नंबर। पाकिस्तान में सालाना 1.5 लाख अफराद कैंसर में मुब्तला हो रहे हैं। अगर इस मर्ज पर तशवीश का इजहार तो किया जाता है, लेकिन अमली तौर पर इस जानलेवा मर्ज पर को ख़ास उस तरह से हम अवेयरनेस के हवाले से अगर बात करें तो इतनी ज़्यादा नहीं है। इस हवाले से आज हम मज़ीद बात करेंगे कैंसर से बचाव का, चूँकि आज दिन भी है। डॉक्टर नाजिश महबूब हमारे साथ मौजूद हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, इस्लामाबाद पे से हमें ज्वाइन कर रही हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नाजिश, थैंक यू सो मच। बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। ऑब्वियसली हम आज का दिन स्पेसिफिकली इस हवाले से तो कहते हैं कि हमें आगाही देनी है, लेकिन ओवरऑल हर रोज़ हमें इस आगाही की ज़रूरत है। कैंसर के हवाले से नंबर्स जो हमने शेयर किए और पाकिस्तान में भी अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, ये बड़ी एक तशवीशनाक सूरत-ए-हाल है और लोगों को इस हवाले से जो कह लें एक आइडिया या एक शऊर उस तरह से नहीं है। क्या कहेंगी आप? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इन योर प्रोग्राम। अच्छा, हमारे पास पाकिस्तान में जो है वो सबसे पहले हालत बहुत ज़्यादा तशवीशनाक है कि बहुत ज़्यादा केसेस जो हैं वो कैंसर के आ रहे हैं। अगर मैं सिर्फ पिम्स को ही ले लूँ ना, तो उसमें इतने ज़्यादा पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि अगर हम 2005 में देखें और वहाँ से लेके अभी के पैरामीटर्स देखें तो उसमें हमें ये चीज़ समझ आती है कि वहाँ पे जब अगर सिर्फ 5 पेशेंट्स आ रहे थे ना, अच्छा, तो अभी जो है वो ऑलमोस्ट 100 पेशेंट्स जो है ना वो हमारे पास आते हैं डेली के, और उनमें से जो 30
to 40 पेशेंट्स होते हैं ना, वो इतने होते हैं कि वो न्यूली डायग्नोस्ड होते हैं, ठीक है। कुछ तो होते हैं जो जिनका ट्रीटमेंट हो रहा होता है, ठीक है, और कुछ इस तरह से होते हैं जो न्यूली डायग्नोस्ड होते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि पाकिस्तान में जो है वो कैंसर कितना तेजी से फैल रहा है। तो इसके डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान में कैंसर से फैल रहा है। मैं अगर आपसे ये पूछूं कि किस टाइप का कैंसर ज्यादा रिपोर्ट होता है, और क्या मेल्स ज्यादा हैं मरीज या फीमेल ज्यादा हैं? अच्छा, इसमें अगर देखा जाए ना तो फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर जो है वो आपको पता है 52% फीमेल्स में जो है वो ब्रेस्ट कैंसर होता है, ठीक है। लाइक हर 9 में से एक जो फीमेल होगी ना उसे ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस उसमें ज्यादा होते हैं। दूसरा ये कि उनकी फैमिली हिस्ट्री भी होती है। फीमेल्स में तो ब्रेस्ट कैंसर नंबर 1 पे आता है, ठीक है। और जो मेल्स है ना इनमें प्रोस्टेट कैंसर, ठीक है, और जो स्मोकर्स होते हैं स्पेशली उनमें लंग कैंसर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इसके अलावा जो ये छालियाँ चुबाते हैं, ठीक है, स्मोकिंग करते हैं ज़्यादा, उनमें जो है वो हेड एंड नेक के कैंसर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो अभी तक हम देखें तो इसमें फर्स्ट पे ब्रेस्ट कैंसर है, ठीक है, और सेकंड पे आपने जिस तरह से 52 और 48 की रेशो आपने बताई। डॉक्टर, नॉर्मली हमारे यहाँ अर्ली डायग्नोसिस के हवाले लोगों को उतना पता नहीं होता, हम प्रिवेंशन की तरफ भी नहीं जाते, और जब अर्ली डायग्नोसिस हो जाए तो हम उस पे इतना ज्यादा ट्रीटमेंट पे फोकस्ड भी नहीं होते। सो हमें सबसे पहले तो प्रिवेंट कैसे करना है? अगर ये ब्रेस्ट कैंसर की हम रेशो बहुत ज्यादा बता रहे हैं, इसमें प्रिवेंशन क्या है, और फिर अगर खुदा ना खास्ता डायग्नोज हो जाता है तो ट्रीटमेंट क्या है? अच्छा, इस तरह से कि जो प्रिवेंशन के एज मेजर्स पूरे वर्ल्ड में उस तरह से नहीं है, सिवाय इसके कि ब्रेस्ट कैंसर और कुछ और चंद एक कैंसर्स हैं जिसमें हम प्रिवेंशन के लिए कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान में प्रैक्टिस नहीं किया जा रहा ना। तो अभी जो है अगर हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं, ठीक है, अगर तो उनका अर्ली डायग्नोसिस बहुत ज़्यादा उनके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अर्ली डायग्नोसिस हम किस तरह से कर सकते हैं कि अगर पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री है, उसके ख़ानदान में किसी को कैंसर है, ठीक है, तो इसलिए पेशेंट को बहुत ज़्यादा केयरफुल होना पड़ता है, ठीक है। अगर किसी के फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर है, ठीक है, उसकी खाला को, उसकी अम्मी को, या उसकी कज़न को, या उसकी बहन को, ठीक है, किसी पेशेंट की, तो उसमें हमें ये देखना होता है कि वो पेशेंट हाई रिस्क हो जाता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमें पता होना चाहिए कौन से पेशेंट्स लो रिस्क हैं, ठीक है, कौन से इंटरमीडिएट रिस्क हैं और कौन से हाई रिस्क हैं। तो जो हाई रिस्क पॉपुलेशन है स्पेशली उसके लिए हमें बहुत केयरफुल होना पड़ेगा, ठीक है। और अर्ली डायग्नोसिस इस तरह से होता है कि हम अगर सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर को ले लें तो ब्रेस्ट कैंसर में ये होता है कि अगर फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है और पेशेंट को लगता है कि उसकी ब्रेस्ट में कोई स्वेलिंग है, ठीक है, कोई गिल्टी बन गई है, तो उसे उस गिल्टी को जो है ना वो बिल्कुल भी इजी नहीं लेना चाहिए, उसे उसके बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न होना चाहिए, ठीक है। ये होता है कि 80% जो गिल्टियाँ होती हैं वो बिनाइन ही होती हैं, उनका कोई मसला नहीं होता, लेकिन जो 20% होती हैं उसकी वजह से कैंसर हो सकता है। तो इसके लिए ये होता है कि वो रेगुलर अपना चेकअप कराएं सालाना। जो भी फीमेल्स हैं अबव 16 इयर्स उनको अपना एग्जामिनेशन करना चाहिए, ठीक है। और दूसरा ये कि जो अबव 40 इयर्स की फीमेल्स होती हैं उन्हें चाहिए कि वो अपना सालाना जो है वो चेकअप कराती रहें ताकि बर वक्त इसकी तशखीस हो सके। और फिर जब हमारे पास पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इस तरह से होता है कि जो पेशेंट्स आते हैं उनका डायग्नोसिस स्टेज 4 पे जाके होता है, तो ये पेशेंट्स को अवेयरनेस देना, ये लोगों को, आम पब्लिक को ये अवेयरनेस देना कि अर्ली डायग्नोसिस लीड्स टू बेस्ट प्रोग्नोसिस। अच्छा, तो ये हमारा एम होना चाहिए। हम हमेशा रेफर करते हैं मरीजों की तरफ डॉक्टर साहिबा कि मरीजों को अपना जो डायग्नोसिस है उसकी जानिब तवज्जो देनी चाहिए या अपने चेकअप्स की जानिब, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हेल्थ प्रोफेशनल्स के ऊपर भी एक जिम्मेदारी आती है, इस तरीके से आती है कि अगर वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को महसूस करें, दो कि बहुत से लोग करते भी हैं लेकिन मुझे लगता है बहुत से लोग नहीं भी करते, कि एक सर्टन इशू को लेकर एक खातून या एक मरीज उनके पास आया, उन्होंने उसको केटर किया एंड दे लेट हिम और हर गो। मेरे ख्याल में अगर हम जो हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनको भी थोड़ा अगर ज़्यादा इन्वेस्टिगेटिव हो जाएं कि इसकी बुनियाद ये चीज़ या कोई कैंसर खुदा न खास्ता भी हो सकता है, अगर उसके सर में दर्द हो रहा है या उसकी कोई और ऐसी एबनॉर्मेलिटी फील हो रही है, तो आपको नहीं लगता है कि हम तशखीस में ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं? इस तरह से है ना कि जब एक हेल्थ प्रोफेशनल के पास पेशेंट आता है ना तो उसमें एक रूल होता है कि आपने सबसे पहले बिनाइन कंडीशंस की तरफ जाना है, ठीक है। अगर एक पेशेंट आया, उसे सर का दर्द है और उसे वो कह दे, अगर उन्हें स्ट्रॉन्ग सस्पिशन भी हो कि इस मरीज को कैंसर हो सकता है, लेकिन वो एकदम से पेशेंट के लिए फेस करना उसके लिए प्रॉब्लम होती है, तो वैसे भी ये होता है कि आपने पहले
जो कॉमन कॉजेज हैं उन्हें रूल आउट करना है, और फिर एंड पे जो कैंसर होता है ना वो एंड पे आता है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल एक पेशेंट अगर हमारे पास आ गया और उसके सिम्टम्स बहुत ज्यादा इस तरह के आ रहे हैं और हमने उसकी कोई ऐसी इन्वेस्टिगेशन करा ली है जिसमें हमें स्ट्रॉन्ग सस्पिशन होगी है कि इस पेशेंट को कैंसर है ही है, तो फिर हमें कैंसर की तरफ ज्यादा तवज्जो देनी होती है, क्योंकि ये तो नहीं है कि हर जो पेशेंट हमारे पास आएगा उसे कैंसर ही होगा। लेकिन ये हेल्थ प्रोफेशनल्स की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर कोई इस तरह का पेशेंट आता है तो उसको वहां पे रेफर करें जहां पे इसका ट्रीटमेंट हो। बिल्कुल सही। ठीक है। डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के बीच में। ठीक है डॉक्टर नाज़िश जी, हम इस वक्त एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिस पे हम बात ज़रूर करना चाहेंगे, कैंसर के जो पेशेंट्स हैं, जो अद्वियात का मामला है, उस हवाले से भी ज़रूर बात करेंगे। ऑब्वियसली बहुत सारा एक ऐसा तबका भी है जो कैंसर के ट्रीटमेंट को उस तरह से अफोर्ड नहीं कर सकता, और जब हम अद्वियात के हवाले से बात करते हैं कि वो इंडिया से इम्पोर्ट होती हैं, उन पर बहुत ज़्यादा जो कहने आप एक एक्सपेंसिव एक मामला आ जाता है, तो पाकिस्तान में अगर ये अवेयरनेस की अगर हम बात करें कि अद्वियात के हवाले से हम कहाँ स्टैंड करते हैं, हमारी जो अद्वियात हैं क्या वो हम खुद से हमारे पास अवेलेबल हैं या हमें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, और जो गरीब तबका है उस तक इसकी रसाई किस तरह से मुमकिन हो सकती है? ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हमारे पास अगर पेशेंट का कैंसर डायग्नोज हो जाता है और फिर भी उसका ट्रीटमेंट करना है तो उसकी जो भी मेडिसिन हैं वो सारी एक्सपेंसिव हैं, तो वो पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। मैं अभी पब्लिक सेक्टर में काम कर रही हूँ तो मुझे इस चीज़ का ज़्यादा आइडिया होता है कि जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं 80 to 90% पेशेंट्स नॉन अफोर्डिंग होते हैं, और उनके में कैंसर डायग्नोस होना, और लेकिन फिर भी वो किसी तरह से करके कुछ गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प करके बैतुल माल के थ्रू या ये जो सेहत सहूलत कार्ड वगैरह हैं इसके थ्रू वो हेल्प करके पेशेंट के लिए कुछ ना कुछ किया जाता है। ठीक है, ठीक है, आपकी बात ठीक है कि बहुत से पेशेंट ऐसे। ये टॉपिक तो ऐसा है कि इसमें बड़ी डिटेल में बात होनी चाहिए, लेकिन वक्त की हमारे पास कमी है। थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त निकाला हमारे साथ आई। इंशाल्लाह एक और सेशन जरूर आपके साथ, और इस पे अवेयरनेस देते रहेंगे। कैंसर का आलमी दिन है, कैंसर से बचाव का। आगाही के लिए सिर्फ इतना जरूरी है कि अगर अपने अंदर कुछ भी एबनॉर्मेलिटी फील करें, डॉक्टर के पास जाएं, इसको डिले नहीं करें प्लीज। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो शो के दूसरे हिस्से में आ चुके हैं। दूसरे हिस्से में आपको पता है हमारे बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं, जो क्या मंडे का दिन है, हमारे पास मेरा पाकिस्तान है, ओवर अ कप ऑफ कॉफी है, बानो कुत्सिया साहिबा को आज हम ट्रिब्यूट पेश करेंगे। ओह यस, तो आज का ये जो हमारा दूसरा घंटा है ये भी बहुत पावर पैक होने वाला है। फैसला भी किया कि आइंदा हम आपको ना इस आवर के स्टार्ट में जरा लाइनअप बता दिया करेंगे ताकि आप ज्यादा बोर ना हो। आपके इंटरेस्ट के लिए क्या रहा है, बिकॉज़ वी हैव अ लॉट ऑफ फ्लेवर्स, तो आपका फ्लेवर ताकि आप अपने ज़हन में रखें। अब क्या है जी हमारे पास? अब जी हमारे पास है ओवर अ कप ऑफ कॉफी, जिसमें आज सारा बलोच हमारी मुलाकात करवा रही है नासिर अदीब साहब से, और मौला जट की जो इनकी कंफ्यूजन है शायद दूर हो जाए। तो ओवर अ कप ऑफ कॉफी देखते हैं आज का। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी के एक नए सेगमेंट के साथ मैं हूँ सारा बलोच। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के मारूफ मुसन्निफ, प्रोड्यूसर और हिदायतकार नासिर अदीब साहब से। दोस्तों, नासिर अदीब साहब के बारे में कहा जाता है कि वो लफ्ज़ों की हुर्मत को बखूबी जानते हैं, और इसी बुनियाद पे उनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड से भी नवाजा गया। आज हम उनके घर आए हैं, उनसे करेंगे ढेर सारी बातें। एक मेजर चीज़ जो मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर लाहौर से फिल्म इंडस्ट्री का रिवाइवल कब होगा। आज जानेंगे उनसे ये सारी बातें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं आप? ठीक है ना, बैठ। थैंक यू जी। सर, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताइएगा कि अगर आप राइटर ना होते तो आप आज क्या कर रहे होते, और आप राइटर कैसे बने? आपके पहले सवाल का जवाब ये है कि अगर मैं राइटर ना होता तो मैं इस मुल्क का बहुत बड़ा गुंडा या बदमाश होता। उसकी वजह यह है कि मैंने अपने होश में जो पहला वाक़या देखा वो ये देखा कि मैंने अपने भाइयों को एक लोगों के साथ डांगों के साथ लड़ते देखा, अपनी बहनों को छत से उन पर ईंटें बरसाते देखा, और अपने बाप को मेरा बाप इंतहाई शरीफ आदमी था। एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि मेरे बाप को थाने जाना पड़ा एक झूठे मुकदमे में, और उसको बचाने के लिए मेरी माँ ने मुझे एक बदमाश के पास भेजा। तो जब मैं थाने पहुंचा तो वो बदमाश जो था वो थानेदार की कुर्सी पर बैठा हुआ था, और बाप मेरा जो था वो थानेदार के कदमों में ज़मीन पर बैठा हुआ था। और उस वक्त मेरी उम्र जो थी सिर्फ 4 साल थी। उस वक्त मेरे जहन में एक बात आई थी जिसको लफ्ज़ों का जामा मैंने जब मैं 9th क्लास में था तब पहुंचाया। बात मेरे जहन में ये आई कि जिसको कुर्सी पर होना चाहिए था वो ज़मीन पर है, और जिसको ज़मीन की तह में होना चाहिए था वो कुर्सी पर बैठा है। हम किस दौर में जी रहे हैं
जहाँ एक शरीफ आदमी को अपनी इज्जत बचाने के लिए एक बदमाश की मदद चाहिए। आपको एक ही चीज़ मिलेगी, मेरी 412 फिल्में रिलीज़ हो चुकी हैं, कि मेरा जो हीरो है वो बर्दाश्त नहीं करता, वो जुल्म बर्दाश्त नहीं करता, और जब उसके सामने खड़ा हो जाता है तो ये माशरा उसे बदमाश कह देता है। सो यानी 9 साल की उम्र से आपने लिखना शुरू कर दिया था? जी। पहली तनख्वाह कितनी थी सर? पहली सैलरी कितनी थी? मुआवजा? नहीं, सैलरी नहीं थी, मुफ्त किताब छापी थी उन्होंने। मैं 9th क्लास में पढ़ता था और वो जासूसी नावल था। जो पहली किताब लिखी उसका नाम था कि कब्रिस्तान की देवी। वो जासूसी डाइजेस्ट वालों ने कराची में छापी थी और फ्री छापी थी, मुझे कुछ नहीं मिला था। लेकिन पहला मुआवजा जो मेरी फिल्म का था वो मुझे 4000 रुपये 4000 रुपये मिला। सर मुझे एक और चीज़ बताइए, उस ज़माने में जब आपने पहली फिल्म डायरेक्ट की, आपने लिखी या आपने प्रोड्यूस की, वो पहली कैफियत क्या थी? क्योंकि हम जब पहला काम कर रहे होते हैं हमें डर भी होता है कि एक बड़ा कैनवस है, इसे एक्सप्लोर करना है। आपके क्या कैफियत क्या थी आपकी? जब मुझे पहली फिल्म मिली तो 7 साल की स्ट्रगल के बाद मिली, तो उसकी खुशी बहुत हुई। हर आदमी को बताया कि फिल्म बनेगी। मुझे बचपन से ये मेरे जहन में था कि मैं कुछ बनूंगा। मैंने ज़िंदगी में कभी किसी से ऑटोग्राफ नहीं लिया। आज तक? तो ये शुरू से एक अंदर थी बात, एक कॉन्फिडेंस बहुत था। और यही वजह कि जिस वक्त वैशी जट बन रही थी तो टाइटल पे झगड़ा हुआ। अस्करी साहब मेरे डायरेक्टर हैं, मेरे फाउंडर भी हैं, मेरे सबसे पहले चांस भी उन्होंने दिए, मेरे उस्ताद भी। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि इसका नाम वैशी जट नहीं होना चाहिए, इसका नाम मौला जट होना चाहिए, क्योंकि मौला बख्श उसका नाम था हीरो। मैंने उसका नहीं जी, इसका नाम वैशी जट ही होगा। तो झगड़ा हो गया, लेकिन फिर वो मान गए। फिल्म लागी, बेपना लोग थे, रश था। अल्लाह जन्नत बख्श सुल्तान राय साहब भी आए, उनकी जीप के वो बोनट तोड़ दिया लोगों ने, शीशा तोड़ दिया। इतनी पसंद आई? हाँ, नहीं, चढ़ के ऊपर सुल्तान से हाथ मिलाने के लिए खलकत चढ़ गई, बड़ी मुश्किल से निकले। मंडे को जिस फिल्म का 6 बजे का शो फुल होता तब वो सुपरहिट होती थी। बस फिर वो मंडे का इंतजार किया, फिर मंडे को बाहर जाकर मैं सैन्य कैपिटल के बैठ गया, और फिर जब हाउस बोल्ड का बोर्ड लगा तो मेरी आंखों में आंसू आ गए, मेरी फिल्म सुपरहिट हो गई। और फिर लोगों ने आपसे ऑटोग्राफ ली? है जी। फिर लोगों ने आपसे ऑटोग्राफ ली? हाँ जी। वो जिस वक्त का आपको इंतजार? जहाँ भी जाता हूँ अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अच्छा, चूंकि बात हो रही है अस्करी साहब की, आपने जिक्र किया, तो ये एक वाकया है जिसके बारे में मैं कुछ नहीं जानती, पर मैं जानना चाहती हूँ कि क्या ये वही फिल्म थी जिसका स्क्रिप्ट पहले इकबाल कश्मीरी साहब ने ठुकरा दिया था? जी, वही स्क्रिप्ट। राय साहब के साथ मेरी कैसी मुलाकात हुई वो भी आपको सुनाता हूँ। कि अस्करी साहब ने मुझे कहा कि प्रोड्यूसर जो है ना वो डायलॉग तुमसे नहीं लिखवाना चाहता, वो तनवीर काज़मी साहब बहुत अच्छा लिखते थे, तो उनसे लिखवाता है, तो आप ऐसा करें कि सीन मैं तुम्हें थाने का देता हूँ, वो लिखकर मुझे दो। वो सारी रात मैं बैठा रहा, सीन लिखा, सुबह उनका असिस्टेंट आया, उसको मैंने सीन दे दिया। वो एक सफ़ा था, कहता बस। मैंने कहा, वो चला गया। तो घंटे बाद अस्करी साहब आ गए, तो मेरे से कहने लगे आ जरा। मैं क्यों? कहना आगा साहब ने बुलाया, राय साहब ने। ये पहली बार आपकी मुलाकात? पहली बार अब होने जा रही है। खैर AM स्टूडियो चले गए, शाम का टाइम था, वहाँ सुल्तान राय साहब बैठे हुए, असलम डार साहब बहुत बड़े हमारे मशहूर डायरेक्टर वो बैठे हुए। तो मैंने सलाम किया जा, तो वो बात किसी और से कर रहे थे, तो अस्करी साहब ने कहा कि जी आगा साहब आगे ए नासरदीप। तो इस तरह मैंने देखे कुर्सी पर बैठे हुए, माशाल्लाह पढ़े लिखे हो कि अनपढ़ हो मेरी तरह? मैं कहा सर मैं डबल MA की थी। अच्छा माशाल्लाह। इलियास कश्मीरी साहब कहते, इलियास साहब डबल MA की था जिनने, मुझे सिर्फ ये बताएं आप सज्जे हाथ नाल लिखते हो खब्बे हाथ नाल? मैं कहा जी मैं दाएं हाथ से लिखता हूँ। अच्छा, तो उठ के खड़े हुए, ज़रा दिखाना हाथ। तो मुझे समझ नहीं क्या, तो उन्होंने हाथ खुद ही पकड़ लिया, पकड़ के उसे चूमा, और चूमे के बाद उसे सीने से लगाया, उसके बाद मुझे सीने से लगाया, और मैं अभी तक ये समझ रहा हूँ कि ये अब मेरा रिकॉर्ड हो लगा रहे हैं ये। तो उसके बाद अस्करी साहब से बोले, उसको प्यार से हसनी कहते थे, कहते ने हसनी अगर तू चाहना कि सारी जिंदगी सुपरहिट रहे, इस मुंडे नू बिल्कुल न छड़ी। कहता मैंने 150 फिल्मों में काम किया है, इतना बड़ा सीन 4 मकालमों के अंदर संबोधन है, ये फन मैंने सिर्फ इस राइटर में देखा है। तो अपने बच्चों के अंदर आपने देखा है किसी के अंदर के कोई इतना हसास हो कि उस जज्बे को समझता हो और उतना शौक हो लिखने का? है आपके औलाद में किसी को शौक? नहीं जी, मेरे जहाँ तक मेरा याद पड़ता है, मेरे बच्चों में लिखने का शौक तो नहीं, लेकिन मेरे हर
में एक राइटर भी है, अरे क्या बात है, मेरे हर बच्चे में एक एक्टर भी है। एक्टर भी है। अल्लाह ताला मखसूस लोग पैदा करता है और उन पर वारद करता है चीजें। मैंने आज तक कोई कहानी अपने पास से सोच के नहीं लिखी, मुझे अचानक ज़हन में बैठे बैठे आ जाती। इल्हाम होता, हकीकत है ये। और फिर वो चल पड़ता हूँ मैं। मौला जट भी मैंने अपने पास से नहीं लिखी थी। मौला जट का एक डायलॉग था, मैं लिख बैठा गजदे बड़ने परवस्ता को, ये मेरे जहन में अचानक आया। और अगर ये आया तो उसका जवाब भी आएगा। तो वो फिर एक असिस्टेंट था, उसे मैंने कहा यार तू ना यहाँ टहलना शुरू कर दे और एक ही डायलॉग बोलता जा, गजदे बड़ने परवस्ता कोई नहीं। अब वो टहलना शुरू हुआ और बोलता रहा। जब तीसरे के चौथे चक्कर पे आया तो एकदम मैं उठा, मैं क्या बस पे आते नक नक डूब जाएंगे। क्या बात है। तो ये इसलिए आपको बताया कि जिस वक्त लीजिए ना मौला जट लिखी ना, तो मैंने उस वक्त भी यही कहा, मैंने कहते क्या लोग मुझे रोके नहीं, मैं लिखूंगा इसलिए कि वो भी मैंने अपने पास से नहीं लिखी। ये भी नहीं। तो मुझे ये बताओ, मैं अल्लाह से मांगना भूल गया हूँ या अल्लाह देना भूल गया? ऐसा ही है, इंसान तो मैं वही हूँ ना। वही हूँ मैं, इंशाल्लाह देगा। फिर उसने दी। फिर जो कहते थे तुम बेइज्जत हो गए, उसका जब ट्रेलर आया, क्या ट्रेलर सर, तो उस ट्रेलर ने रिकॉर्ड तोड़े। सब लोग अब इतने के इस वक्त किसी उर्दू फिल्म का इंतजार नहीं, पब्लिक को, सिनेमा को, इवन सिर्फ मौला जट, द लेजेंड ऑफ मौला जट। अच्छा मुझे एक बात बताएं, ये फिल्म क्या पंजाबी में है? पंजाबी में, पूरी फिल्म पंजाबी में? पूरा स्क्रिप्ट पंजाबी। दोस्तों ये एक बड़ी फिल्म इंशाल्लाह साबित होगी। वो मेरी पेशीन गोई इंशाल्लाह पूरी होगी, जो 7 साल से मैं कह रहा हूँ कि इंडस्ट्री का जब भी रिवाइवल होगा, उर्दू फिल्म से नहीं होगा, पंजाबी फिल्म से होगा। सर ये एक बड़ा वैसे, क्योंकि अगर उर्दू फिल्म से होना होता, आप देख लें कैसी कैसी फिल्में बनी। बिल्कुल। नामालूम अफराद, रंग नंबर, जवानी फिर नहीं आनी, फिर 2, मैं पंजाब नहीं जाऊंगी, सारी सुपरहिट फिल्में थी। कहाँ गए वो इंडस्ट्री, वो कहाँ गए वो प्रोड्यूसर? क्या वो काम भूल गया उनको? तो सर मसला क्या है आखिर? और एक और सवाल भी है इसका मसला मैं आपको बताता हूँ। इंडस्ट्री को इस वक्त अगर कोई चीज नहीं उठने दे रही, वो सिनेमा इंडस्ट्री है। उठने कैसे नहीं दे रही है? वो इसलिए कि सिनेमा इंडस्ट्री करते लोग क्या हैं, एक तो ये है कि मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ ये बात कि सिनेमा इंडस्ट्री जो मौजूदा है ये पाकिस्तानी सरमायाकार के हाथ में नहीं है, ये किसी और के हाथ में है। इसके इन्वेस्टर कुछ और हैं और वो पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को बर्बाद करना चाहते हैं और उन्होंने तकरीबन करने में कामयाबी भी हासिल कर ली। सर अब आजकल बहुत सारे एक्टर्स हैं जो टेलीविजन इंडस्ट्री में भी एक्टिंग कर रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री में भी। अदर देन दिस द लेजेंड ऑफ मौला जट, कौन सा ऐसा एक्टर है कि जिसके लिए आप चाहते हो कि ये मेरी फिल्म का एक्टर बने और मैं इसके लिए कुछ लिखूं? कोई है ऐसा एक्टर जिसके साथ काम करने का इश्तियाक हो? जी। कौन है? हमजा अब्बासी। तो वो तो आपने कर लिया काम, वो कर लिया, बस आगे भी उसी के साथ करना चाहता हूं। केमिस्ट्री मैच हो गई आपकी। जी। और एक्ट्रेस में? एक्ट्रेस में मेरी जो विश है कि मिस यूज़ किया उस लड़की को, वो बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, लेकिन अगर मैं डायरेक्टर बना तो मैं उसे ज़रूर लूँगा, मैं हमेशा याद करूँ। टोटली अग्री। वाओ सर, ये आपने शान शाहिद के साथ भी काम किया और सबको ये उम्मीद थी कि सुल्तान राही साहब के बाद शान शाहिद वो जगह ले लेंगे, हम पंजाबी फिल्मों को उस तरह से देखेंगे। आपको लगता है कि वो हो पाया प्रॉपर तरीके से? वो हो तो नहीं पाया, लेकिन शान के बारे में मैं एक जुमला कहा करता हूँ कि शान जो है शाहरुख से बड़ा आर्टिस्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। शान ने थोड़ी सी गलतियाँ की हैं और मुझे से नाराज़ भी रहते हैं इस बात से कि ये मैं बातें कर देता हूँ, लेकिन उसने इस इंडस्ट्री के साथ वो सलूक नहीं किया जो उसे करना चाहिए था। तो सर आजकल क्या मसरूफियत है आपकी? आजकल मैंने जैसे आपको बताता हूँ, एक कहानी मैं लिख रहा हूँ हारिस साहब की, ये वो उसकी फिल्म का नाम है लाल झंडी। क्या बात है। एक फिल्म मैं लिख रहा हूँ, हसन तारक साहब हमारे बहुत बड़े डायरेक्टर थे, रानी बेगम बहुत बड़ी आर्टिस्ट थी, उनकी बेटी राबिया के लिए बालापुर के नाम से। इसके अलावा मैं एक सीजन लिख रहा हूँ अकेली के नाम से। पंजाबी है या उर्दू है? पंजाबी है ये। अरे वाह, ना ये उर्दू है। ये उर्दू है, ओके। एक मैं लिख रहा हूँ अम्मा जी। सर आपने एक ऐसी फिल्म भी की थी जिसका मुआवजा आपने 1 रुपया लिया और उसके बाद आपको गाड़ी भी दे दी गई, तो वो कौन सी फिल्म थी और आपने 1 रुपया क्यों लिया मुआवजा? वो फिल्म लिखी मैंने, एक्चुअली उसके डायरेक्टर मसूद भट्ट साहब थे। ठीक है। तो मसूद भट्ट साहब के साथ वो काम करते, तो वो प्रोड्यूसर से नाराज़ हो गया, तो उसने कहा कि जी मेरी फिल्म के डायरेक्टर आप होंगे। तो उस वक्त मैं सिर्फ राइटर था, डायरेक्टर नहीं था। अगले दिन उसने बुलाया, लाहौर होटल में कमरा था, तो वहाँ जनाब चले गए। तो कहता है जी पैसे कितने ले? मैंने कहा आपके पास 1 रुपया है? कहता है। मैंने कहा निकाले। उसने निकाला, मैंने जेब में डाला, मैंने कहा मुझे आपकी फुल पेमेंट आ गई।
उस फिल्म का नाम था दुनिया देखेगी। ये दुनिया देखेगी। तो मैंने कोई पैसे नहीं मांगे ना उसने। जिस वक्त 10-12 वीक हो गए, फिर उसने मुझे फ़ोन किया कि आप अखबार नवीसों को बुला लें। आए, माइक पर मुझे बुलाया गया और मुझे एक चाबी दी। तो 4-2D की पत्नी वो गाड़ी थी ग्रीन कलर की, लेटेस्ट मॉडल की। उस वक्त उसकी कीमत मेरे ख्याल में 12 के 13 लाख रुपए थी। सर एक क्वेश्चन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक कि लाहौर में, पंजाब में पहले पंजाबी फिल्में उरूज पे थी। अब हम देखते हैं भारत में पंजाबी फिल्में उसी तरह से उरूज पर हैं। तो ये पंजाबी फिल्में लाहौर में दोबारा से रिवाइव कैसे हो सकती हैं और क्यों नहीं हुई? कमाल सवाल ढूंढ के लाती हैं आप। बात यह, पहली बात तो ये है कि जो फिल्में बना रहे हैं ना उस पंजाब में और जिनका वो रिकॉर्ड चल रहा है, इंशाल्लाह वहाँ को भी मैं बदल दूंगा। कैसे? ऐसे कि जैसे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री पहले चल रही थी और मैशी जट ने आकर इसका ट्रेंड बदला। बिल्कुल। वहाँ भी जो मेरी फिल्म जूनो जट मोड़ जो मैंने लिखी है, जिस वक्त वो लगेगी जी, तो वहाँ भी फिर वो स्टाइल बदल जाएगा जो इस वक्त चल रहा है। सर आज बहुत सारी बातें की और बहुत सारी बातें रहती हैं। मुझे बहुत मज़ा आया आपके साथ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि चूंकि आप पंजाबी डायलॉग्स के बादशाह हैं, तो आज के सेगमेंट को समराइज कर दें। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस टुडे? पंजाबी में लेकिन नहीं होना चाहिए क्योंकि मेरी ये ख्वाहिश है। सामने सूरत होवे और वो सोहनी होवे ते गल्लां भी सोहणियां होंदियां ने ते सोच भी सोहनी होंदी है। अल्लाह इस सोच नूं और ताड़े उस नूं कायम रखे। मज़ा आ गया दोस्तों, आज मैंने बहुत कुछ सीखा है। मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा, चाहे उर्दू की बात करें या पंजाबी की। आई हैव लर्नड अ लॉट टुडे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। मैं हूँ सारा बलोच। अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब बात करते हैं बड़े सगीर की लेजेंड गज़ल गायिका मलका पुखराज साहिबा की, जिनके मद्दा आज उनकी 18वीं बरसी मना रहे हैं। उनको हमसे बिछड़े 18 बरस हो गए। गज़ल, राग, गीत, अगर इस किस्म की किसी भी गायकी का जिक्र हो तो मलका पुखराज का नाम न लिया जाए, ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। जम्मू कश्मीर में पैदा होने वाली मलका पुखराज, उनका शुमार उन गुलकारों में होता है जिनकी आवाज़ का जादू आज भी शायकीन के कानों में रस खोलता है। सुरीली गुलकारा मलका पुखराज का असल नाम हमीदा था और अब जम्मू कश्मीर में राजा हरी सिंह के दरबार में गायकी करती थी, लेकिन उन्हें राजा को जहर देने के इल्ज़ाम में वहां से निकाल दिया गया, जहां से वो दिल्ली चली गईं। लेकिन पाकिस्तान का क़याम हुआ तो लाहौर को अपना मस्कन बना लिया। मलका पुखराज को ठुमरी, गज़ल, भजन और डोगरी लोकगीतों पर अबूल हासिल था, मगर जब उन्होंने हफीज़ जलंधरी का मशहूर कलाम अभी तो मैं जवान हूँ गाया तो बेहद शोहरत हासिल की। पुखराज उर्दू और फारसी ज़बानों पर उबूर रखती थीं। उनका पहाड़ी राग उन्हें दीगर गुलकारों से मुनफरिद और मुमताज़ बनाता था। आपने जब अदम की गज़ल वो बातें तेरी फसाने तेरे गाई, बेहद मकबूल हुई और उनकी शनाख्त बन गई। अपने उर्दू के मशहूर नावल झोंक सयाल के खालिक और एक आला सरकारी अफसर सैयद शबीर हुसैन शाह से शादी की, जबकि आपकी छोटी बेटी ताहिरा सैयद भी गायकी में अपना खास मकाम और महारत रखती थी। मलका पुखराज को 1977 में भारत के लेजेंड ऑफ वॉइस की, जबकि 1980 में पाकिस्तान के प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड से नवाजा गया। मलका पुखराज ने 4 फरवरी 2004 को लाहौर में वफात पाई और शाहजमाल के कब्रिस्तान में आसूदा खाक है। मलका पुखराज को खिराज तहसीन हमने पेश किया और अब जिक्र उर्दू अदब की शाहकार तसानीफ की खालिक बानो कुद्सिया साहिबा। और अब बात करेंगे उर्दू अदब की शानदार और शाहकार तसनीफ, राजा गिद्ध और दीगर बेशुमार लाजवाल तसानीफ की खालिक बानो कुद्सिया साहिबा की, जिनकी 5वीं बरसी आज मनाई जा रही है। बानो कुद्सिया को रुखसत होने से उर्दू अदब एक बेमिसाल मुसन्निफ से महरूम हो गया। 28 नवंबर 1928 को फिरोजपुर में पैदा होने वाली मशहूर नावल नवीस, अफसाना निगार और ड्रामा निगार बानो कुद्सिया को बचपन से ही कहानियाँ लिखने का शौक था। आपने इंटरमीडिएट इस्लामिया कॉलेज लाहौर जबकि BA कनेट कॉलेज लाहौर से किया। सन 1950 में पंजाब यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया और फिर मशहूर अफसाना निगार और ड्रामा नवीस इशफाक अहमद से रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक हो गई। बानो कुद्सिया के हवाले से आपको बताएं तो उनका शुमार उर्दू के अहम अफसाना निगारों में होता है और उनके अफसानों का मजमूए की बात की जाए तो उसमें भी बहुत काबिल जिक्र नाम है। बिल्कुल नाकाबिल जिक्र बाज़गश, समर बेल, 10 बस्ता, सामान, वजूद, तवज्जो की तालिब, आतिश, ज़ेरपा और बहुत सारे नाम हैं। कितने नाम हम गिनवाएं। कई नावल भी तहरीर किए बानो आपा ने। उनका शोरा आफाक नावल, राजा गिद्ध,
किसी तारुफ का मोहताज नहीं, अपने उसलूब की वजह से उर्दू के अहम और मुमताज़ नावल्स में शुमार होता है। इससे पहले कि हम मज़ीद उनकी बात करें, उनकी तसानीफ़ की बात करें, हमारे साथ वक़ार अहमद मलिक साहब मौजूद हैं। उनसे हम बानो कुदसिया की शख्सियत का अहाता भी करेंगे, उनसे पूछेंगे कि बानो कुदसिया क्यों बानो कुदसिया आज दीगर लिखने वालों में क्यों मुमताज़ हैं, और राजा गिद्ध की बात तो फिर ऐसा हो नहीं सकता कि ना हो। वेलकम टू द शो, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। बानो आपा का जिक्र है, आपकी तो बड़ी करीबी रफाकत भी रही, मैं इस हवाले से भी बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले मेरा सवाल इन जनरल उनकी शख्सियत के हवाले से है। ऐसा क्या है जो बानो कुदसिया को मुमताज़ बनाता है बाकी सभी लिखने वालों में? मेरा ख्याल है कि वो रवायत और जदीदियत का बहुत हसीन इम्तिजाज थी, वो अक्ल और जज्बात दोनों का बहुत हसीन इम्तिजाज थी। और ये बड़ा रेयर होता है कि कोई भी राइटर जो है, हो सकता है आप बहुत सारे राइटर्स हैं वो आपको मालूम हो गया कि वो रवायत परस्त हैं या उस ट्रेडिशंस को या उस हवाले से हैं। एक कुछ होंगे जो कि बिल्कुल ही लिबरल या कुछ और थॉट्स के साथ होंगे, जिसको हम बहुत ही यानी अकली या उस हवाले से होंगे। बहुत कम होता है कि इस तरह का तवाज़ुन, शख्सियत का तवाज़ुन जो कि रवायत को भी लेके चल रही हो, उसका भी एहतराम और उसमें से भी अच्छी चीज़ें उठाए और जो जदीदियत है उसमें से भी अच्छी चीज़ें उठाए। तो बानो आपा बेसिकली इसका एक बहुत ही खूबसूरत हसीन इम्तिजाज थी। और दूसरी जो चीज़ है जो कि सबसे मुमताज़ जो करती है वो जो उनकी तहरीर में एक फ़्लो है, और फ़्लो हम साइकोलॉजी में कहते हैं जिसमें आप मुकम्मल तौर पे यानी आप मिसाल के तौर पे अगर आप कई दफ़ा जब जाते हैं यहाँ से पिंडी या इमरान भाई आप जिस तरह जाते हैं जी, तो कभी आप गाने लगाते हैं ना तो आपको मालूम है कि बार बार आप चेंज कर रहे होते हैं। और कभी ऐसा होता है कि किसी गुलकार के साथ या किसी खास कवाली के साथ आप सिंक हो जाते हैं और उसके बाद ना आपको टाइम का पता चलता है, टाइम फ्लाइज आउट और आपकी ईगो फ्लाइज आउट और आपको पता नहीं चलता कि सफ़र कैसे गुजरा है। तो ये फ़्लो है और बहुत कम राइटर ऐसे हैं। मसलन अल्केमिस्ट जो है, हम फ़्लो के हवाले से बहुत बड़ी मिसाल है, राजा गिद्ध बहुत बड़ी मिसाल है, बहाव बहुत बड़ी मिसाल है, कैद, बाग, अब्दुल्ला हुसैन की नावल जो है उदास नस्लें, ये तमाम फ़्लो की बहुत बड़ी मिसाल है कि राइटर जो था वो खुद इतने बड़े फ़्लो का शिकार था कि जो कारी है वो भी उसी फ़्लो का शिकार होता है। और अगर आप राजा गिद्ध पढ़ते हैं तो आप मतलब 15 दिन जो है ना वो रियलिटी से डिटैच हो जाते हैं। आप गवर्नमेंट कॉलेज जाते हैं तो राजा गिद्ध आपको फौरन, आप लॉरेंस गार्डन जाते हैं तो राजा गिद्ध वापस लौटता है, आप कहीं इसी तरीके से मतलब ये बहुत सारे इस तरह की मिसालें दी सकती हैं। तो बानो आपा की तहरीर में वो फ़्लो है, यानी वो खुद डूब के उन्होंने लिखा हुआ है। तो जब आप डूब के लिखते हैं तो डेफिनेटली कारी है। वकार भी आपने वो एक जिद्दत वाला एलिमेंट भी साथ किया कि उनमें एक वो जदीद और एक फ्लो या इमोशंस का एक इम्तिजाज था और एक कॉम्बिनेशन था। और जब उनकी वीडियोस चूंकि हम देखें भी या दीगर मामलात में भी उनकी बातें सुने तो वाकई बहुत ज़्यादा एक जिद्दत का एलिमेंट आता है। और वो उस दौर में अब के दौर से उसको रिलेट करना ये बड़ा ईजी हो जाता है हम लोगों के लिए। उस हवाले से भी थोड़ा बताइए। देखिए बात ये है कि जिद्दत से मेरी मुराद ये है कि वो जितने भी अलूम हैं, मिसाल के तौर पर उनका साइकोलॉजी जो है वो बहुत ही शोबा जो है उनको उनसे ख़ास दिलचस्पी थी। फ्राइड सेगमेंट से लेके जितने भी दुनिया के बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं उनको उनका मुताला था। और इसके अलावा जो जदीद अदब है, फिर अशफाक साहब की साथी थी। तो मेरा मतलब ये है कि वो जदीदियत से मेरी मुराद ये है कि उन्होंने किसी जगह पे कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखाई कि ये कोई न्यू थॉट्स हैं तो ये तो पता नहीं एक्सेप्टेबल नहीं है। उन्होंने न्यू थॉट्स को लिया, उन्होंने रवायत में से खूबसूरत चीज़ें उठाई और एक खूबसूरत चीज़ बना के कम्बिनेशन उनकी जो तो डेफिनेटली तभी कोई नई चीज़ निकलती है और खूबसूरत चीज़ निकलती है। राजा गिद्ध बहुत बड़ा नावल, इसमें कोई शक नहीं है कि राजा गिद्ध जो है वो एक ख़ास फ़्लो आपको नज़र आता है उसमें। आप जब भी लॉरेंस गार्डन जाते हैं, आप किसी भी जगह पे जाते हैं तो वो राजा गिद्ध जो है आपको रिकॉल करते हैं। मतलब उसके जो करैक्टर्स हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं। और ताड़ साहब ने किसी जगह कहा था कि जो कोई भी बड़ा राइटर होता है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उसके पास एक तवाइफ से लेके एक वली तक का इल्म, तजुर्बा नहीं कह रहा, इल्म या एक एक्सपोजर होना बहुत ज़रूरी है। आप देखिए कि राजा गिद्ध के अंदर जो रेड लाइट एरिया का जो नक्शा खींचा गया है, बानो आपा कभी ज़िंदगी में उस तरफ यानी उनका कहीं गुजर भी नहीं होगा हो, लेकिन वो नक्शा खींचा गया है, कोई बंदा कह सकता है, मतलब ऐसे लगता है जैसे कोई 70 साल का एक्सपीरियंस है उसका जो अमतुल अजीज़ एक करैक्टर है। और आप इसी तरह आप वहाँ पे किसी भी उस एंगल से देख लें राजा गिद्ध को, तो ऐसे लगता है जैसे कोई पता नहीं कितना एक्सपीरियंस है। बट यही तो बड़ा अदीब और बड़े दानिश्वर की निशानी होती है जो कि वो उस राजा गिद्ध के अंदर नजर आती है। और बाकी वो जितने भी कैरेक्टर्स हैं, फिर सेकेंडली हमारे यहाँ ये रवायत ज़रा कम रही है ना कि फ़िलासफ़ी या उसमें जो डिबेट्स हैं, जो उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो इवन डायलॉग्स हैं, उस हर डायलॉग में एक समंदर है,
कोई ना कोई यानी इस तरह की चीज़ आ रही होती है। और फिर ये जो जिस तरह मंतकुल तैयार है, इस तरह का एक तजर्बा करना है कि वो जो परिंदों की आपस में बातचीत और जानवरों की आपस में पैरेलल जो स्टोरी वो उन्होंने चलाई है, और परिंदों के मुंह से और जानवरों के मुंह से क्या क्या जुमला, क्या क्या बात है। अच्छा, एक बानो की तहरीर में एक चीज़ मुझे कुछ हद तक मुनफरिद ये भी लगती है कि अमूमी तौर पे जो ख़वातीन लिखने वाली होती हैं वो फीमेल सेंट्रिक उनकी राइटिंग्स ही ज़्यादा होती हैं। इनका ऐसा लगता है कि ज़्यादा महवर मेल सेंट्रिक उमूर भी रहे हैं। राजा गिद्ध को भी हम जब पढ़ें और उसमें उसकी जो मुख्तलिफ चीज़ों और माशरती जो पहलुओं पर जिसकी जानिब तवज्जो उन्होंने दिलाई है अपने अल्फाज के ज़रिए, एक तो इस पर आप क्या कहेंगे? दूसरा, आपकी कुछ बड़ी करीबी मुलाकातें रहीं और मैंने आपको कहा कि इंटरनेट पे आपसे तारुफ भी बानो कुदसिया के साथ एक इंटरव्यू और इंटरेक्शन की सूरत में मैंने आप गॉट टू नो कि आपका है, तो आप इस हवाले से हमें बताइए कि वो मुलाकातें आपकी कैसी रहीं और उनसे आपने क्या जज किया, क्या सीखा? पहली बात जो की उसका तो मैं मुख्तसर से जवाब देता हूँ। ख्याल अशफाक साहब से मंसूब किया जाता है ये कॉल के, या जिसने भी कहा है बड़ा खूबसूरत कहा है कि राजा गिद्ध जो है ये मर्द की आंख से लिखा हुआ एक औरत का नावल है। वो जो आपने पहले वाली बात की, तो वो तो बेसिकली ऐसा ही है। वो इतना, जब वो ज़हीन आदमी होता है ना, वो जेंडर से भी निकल जाता है, वो कौमियत से भी निकल जाता है, वो इन तमाम चीज़ों से जो शनाख्तें जिनको हम कहते हैं, जो हमारी अर्थ की शनाख्तें हैं, ज़मीन की शनाख्तें हैं, इन तमाम शनाख्तें उसके लिए सेकेंडरी हो जाती हैं। वो तो बड़ा आदमी होता है ना, वो तो डेफिनेटली इस तरह था। बानो आपा के साथ जो मेरी को बहुत ज़्यादा इस तरह नहीं है, मतलब कि आप हैं 5-6 मुलाकातें, बहुत ही मैं एक टीनेजर था जब मैंने उनको पहला ख़त लिखा और 2 महीने के बाद उनका जवाब आया। अब मैं तो भूल गया, मैंने कहा वो बड़े आदमी है कहाँ। 2 महीने बाद मतलब कोई पहले 3, 4, 5 और ख़त में क्या लिखा था आपने? कोई राजा गिद्ध के हवाले से लिखा होगा। अच्छा। लेकिन पहले जो 3-4 फ़िक्रे थे वो सारे माफ़िया कि मैं बहुत माफ़ी की तलबगार हूँ, मैं उम्रे पे गई हुई थी, मैं वापस आई हूँ, आपका ख़त मिला है। अच्छा, उनको हज़ारों ख़त आते थे, ये नहीं था कि मैंने ख़त लिखा, और वो सबका जवाब देती थी। उसके बाद फिर कोई इस तरह ख़त किताबत का सिलसिला कुछ चला, और मेरी जो पहली जॉब थी, पहली ज़िंदगी की पहली जॉब थी, वो बानो आपा ने कराई। अक्सी साहब को कहा, लोक विसा मैंने 3-4 साल जी। अच्छा। फिर मैंने MBA वगैरह किया, तो बानो आपा ने को था कि आप इन लास्ट 10-20 सेकंड्स इफ यू वांट टू कंक्लूड कुछ भी कहना चाहें पढ़ने वालों के लिए। मेरा ख्याल है मैं हमने क्या कहना, मैं उनके जो जुमले हैं एक से एक बड़ा जुमला है, लेकिन हम खूबसूरत उनके किसी कॉल पे अगर इसके ख़त्म कर लें, क्या खूबसूरत बात है। वो कहती हैं कि जब लोग लिखना सीख जाएंगे तो मुख्तसर लिखा करेंगे, जब लोग बोलना सीख जाएंगे तो अक्सर खामोश राह करेंगे, और यही वो हकीकी अमन और बलूगत का ज़माना होगा। और बाकी आम लोगों को ये जो हमारे यहाँ जो मामलात होते हैं माशरती, ये खूबसूरत सा कॉल है कि एक ज़ख्म के भरने के लिए ज़रूरी है कि उसे कुरेदा ना जाए। क्या बात है, क्या ज़बरदस्त। वक़ार अहमद मलिक साहब, ये हमें शो के बाद भी मुयस्सर होते हैं, हमारा यहाँ पे फ़ायदा ये है। तो खैर सेगमेंट का वक्त तो महदूद है। वक़ार भाई थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। बानो कुदसिया को अल्लाह गरीक़ रहमत करे, बहुत बड़ी शख्सियत थी और अल्लाह उनके आखिरत के दर्जात बुलंद फरमाए। हमने उनका जिक्र किया, अब हमने ब्रेक पे जाना। बिल्कुल ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। देखते रहिए एक्सप्रेसो। बड़ा कलरफुल एक्सप्रेसो वी हैव टुडे। अगला सेगमेंट भी आपको बहुत ही मजे का लगेगा। हम आपको बाहर लेके जाते हैं। लाहौर एक तारीखी शहर है और इस तारीखी शहर की मुख्तलिफ जगह, इनफैक्ट सभी शहरों की हम आपको दिखाते रहते हैं मेरा पाकिस्तान में। आज उफेरा हमें लेके जा रही है जी भाई वस्ती राम की समाधि में। इसकी तारीखी अहमियत क्या है और अब इसकी हालत क्या है, ये आपको दिखाते हैं आज के मेरा पाकिस्तान में। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सेगमेंट मेरा पाकिस्तान में आज मैं आपको मुगल, सिख और अंग्रेज दौर में लाहौर शहर की इंतहाई मशहूर शख्सियत भाई वस्ती राम की समाधि दिखाने लाई हूँ। तो आइए अंदर चलते हैं और महाराजा रंजीत सिंह के रूहानी उस्ताद भाई वस्ती राम के बारे में और उनकी समाधि के बारे में जानते हैं। भाई वस्ती राम 1708 में पैदा हुए और नौउम्री से ही उन्होंने अपने आप को इल्म तिब के लिए वक्फ कर दिया। सिख धर्म में लफ्ज भाई उस शख्स के लिए इस्तेमाल किया जाता जो मजहबी या रूहानी एतबार से किसी आला दर्जे पर फाइज हो। भाई वस्ती राम जड़ी बूटियों से अद्वियात तैयार करके रंग, नस्ल और मज़ाहिब से बालातर होकर लोगों की बेलौस खिदमत करते थे।
महाराजा रंजीत सिंह के रूहानी उस्ताद भाई वस्ती राम सिख कम्युनिटी में तिब्बी महारत की वजह से मशहूर थे। समाधि मुरब्बा शक्ल की 2 मंजिला इमारत पर मबनी है। समाधि की बैरूनी दीवारें संगे मरमर से बनाई गई हैं, जिन पर खूबसूरत बेल बूटे बनाए गए हैं। समाधि के दरवाजे के सामने एक वक्त में पानी बहा करता था और यहाँ खूबसूरत फवारे भी मौजूद थे, जिनके आसार आज भी हमें देखने को मिलते हैं। आइए आपको भाई वस्ती राम की समाधि के अंदर लिए चलते हैं। अंदर दाखिल होते ही पहली नजर भाई वस्ती राम की इस चबूतरे पर बनी समाधि पर पड़ती है। ये समाधि संगे मरमर के पत्थरों से तैयार की गई है। समाधि की छत और दीवारें सोने और कीमती पत्थरों से मुज़य्यन थीं, जिसके आसार आज भी नजर आते हैं। समाधि की दूसरी मंजिल पर चारों एतराफ नशिस्तगाहें मौजूद हैं। अंदर से ये समाधि दरबार अमृतसर की तर्ज पर बनाई गई है। महाराजा रंजीत सिंह बहुत सी जंगें जीतने का क्रेडिट भाई वस्ती राम को देते थे। समाधि की छत से ग्रेटर इकबाल पार्क और किले का मंजर काबिले दीद है। नाज़रीन, समाधि के साथ एक कुआं भी तामीर किया गया था, जिसके आसार आज भी नजर आते हैं। महकमा आर्कियोलॉजी ने इस समाधि की तामीर नौ के लिए काफी काम किया और इस समाधि को लगभग पुरानी शक्ल देने की काफी कोशिश की है। भाई वस्ती राम 1802 में 94 साल की उम्र में लाहौर में इंतकाल कर गए। ये समाधि महाराजा रंजीत सिंह ने भाई वस्ती राम के लिए तामीर की थी और वो यहाँ खास त्योहारों पर तशरीफ लाया करते थे। नाजरीन, तकसीम से कबल ये अजीम शान समाधि कले की फसील के साथ एक खूबसूरत फूल की मानित थी। ये था आज का मेरा पाकिस्तान। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एक्सप्रेसो। इंज छड़ के ना जावी किते वादे सारे हो तोड़ने भावे गला इश्क दे कितिया संग राता कटिया हो पुल ना जावी मैनू छड़ ना जावी हाय हाय मेरा यार सजड़ को दिलदार सजड़ को मैनू कोल लुका ले गल सीने ला ले घर आ जा माही फिर ना जा माही तेरे तरले पावा तेनू किंज समझावा एक वारी आ जा घर फेरा पा जा कोई लब के ले आ दे मेरे दिलदार आ जा रब तेरी
सॉरी, हमारे अजीबोगरीब इशारे आपको शायद डिस्टर्ब कर रहे होंगे। शानज़े बिशारत इज़ विद अस, एक्सप्रेस टैलेंट आज का हमारा, और हमने इसीलिए अब हमने फैसला किया कि हम सबसे पहले आवाज़ से तारुफ कराएंगे। भाई ये फॉर्मल तारुफ बहुत हो गए शो में कि तशरीफ लाई हैं और फिर हम बात करेंगे, नहीं इनकी आवाज़, इनका तारुफ है, खूबसूरत गाती हैं और अभी बिल्कुल करियर का स्टार्ट है एज अ म्यूजिशियन। लेकिन आपने सुन लिया कि कितनी अच्छी, कितनी मधुर आवाज़ है। शानज़े कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? ग्रेट टू हैव यू। बहुत ज़बरदस्त गा रही थी आप। थैंक यू। कब से ऐसा करी आप ये जादू? सिंगिंग विद गिटार तो मैंने अभी 1-2 साल से स्टार्ट किया है, क्योंकि गिटार मैंने भी रिसेंटली सीखा है, साल हुआ है मुझे। और इससे पहले मैं नात पढ़ती थी स्कूल में और मैंने कोई प्रोफेशनली नहीं सीखा नहीं है। तो कोविड के दौरान आपने सोशल मीडिया पे अपनी वीडियोस वगैरह अपलोड करना शुरू की, तो रिस्पांस कैसा मिला सोशल? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो वैसे शुरू से शौक था म्यूजिक को परस्यू करने का या आगे प्लान है कि म्यूजिक को मैं एज अ हॉबी लेके चल रही थी अब तक, बट अब मैंने इसको, मुझे 1 मंथ हुआ है सीखते हुए। अच्छा। तो मैंने सीखना शुरू किया। किससे सीख रही हैं आप? मैं साई एकेडमी में बहरिया टाउन में उनसे सीख रही हूँ। और ये इतना गिटार कितने अरसे में आपने बजाना सीखा? ये मैं हर गिटार बजाने वाले से भी था कि मैं आज शुरू करूँ तो कितने अरसे में इतना बजा? ये पैशन पे डिपेंड करता है। मैंने देखा है लोग 2 महीने के अंदर सीख जाते हैं। मुझे 7 to 8 मंथ्स लगे थे प्रॉपर कॉर्ड्स और शिफ्टिंग में। अच्छा। और मुझे साल हो गया बजाते हुए। और गिटार अपने पैसों से खरीदा, किसी ने, अम्मी अब्बू ने गिफ्ट दिया? क्योंकि बहुत सारे लोगों की जिंदगी में गिटार के हवाले से बड़ी जर्नी एसोसिएट। चलिए म्यूजिक के हवाले से कोई इंटरेस्टिंग बात जो आप हमें बता सकें, कोई वाकया, किसी चीज ने आपको बड़ा इंस्पायर किया हो, कुछ ऐसा जो शेयर करें। जिसको आप बहुत पसंद करती हो? हुआ ये कि मैंने वीडियोस डालना शुरू की एज अ हॉबी, जैसे सारे डालते हैं टिकटॉक पे, ट्विटर पे। तो मैंने ट्विटर पे डाला तो वो रीट्वीट हुई। मैंने अपनी मामा के साथ डाला तो शफकत अमानत का रिप्लाई आया उस पर कि आई लव टू सी के 2 जनरेशंस गा रही हैं। मेरी मामा मेरे साथ गा रही थी। अच्छा, उनको बहुत शौक है। वाओ। तो वो एक था कि और राइट, अगर इनका कमेंट आ गया तो आई थिंक सो अब थोड़ा सा इसको सीरियस लिए जाना चाहिए। और फिर मैंने उसमें अपना यानी कहा कि ओके ठीक है, अगर ये मैं ले जा सकती हूँ आगे तो वाई नॉट, फिर मैंने इसको आगे। तो फैमिली में भी कोई गाता है? मामा, मेरी मामा को शौक है के तौर पे, लेकिन शी डजंट परस्यू म्यूजिक। ओके, सो शानज़े अपनी इस जो आप हॉबी को अब आप चूंकि अपना पैशन बना रही हैं, उसके साथ साथ ऑब्वियसली म्यूजिक के अलावा इंसान की मुख्तलिफ एक्टिविटी। और 21 years old माशाल्लाह। सो क्या हॉबीज के इसके म्यूजिक के अलावा क्या करती हैं? म्यूजिक के अलावा मुझे लिटरली टाइम भी नहीं मिलता था म्यूजिक का, वो मैंने अब निकालना शुरू किया यूनिवर्सिटी की वजह से। आई एम डूइंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फ्रॉम कॉमसेट्स में, लास्ट ईयर चल रहा है। लवली। तो म्यूजिक की वजह से सफर होती है पढ़ाई थोड़ी? होती है बहुत होती है। तो अम्मा पापा कुछ कहते हैं? नहीं, दे आर सपोर्टिव। उनको पता है कि ये कर लेगी इंशाल्लाह। मैं अक्सर कहता हूँ कि जो लोग म्यूजिशियंस होते हैं उनके सीजीपीए में थोड़ा सा जो कुछ पॉइंट्स जो है ना वो म्यूजिक के भी होने चाहिए। हाँ, वो साथ तमाम को चलें। तो आप हाँ सुनाइए कुछ और अगर आप हमें मैडम नूर जहां का है कहंदे ने नैना। आए हाय, जरूर। कहंदे ने नैना तेरे कोल रहना, कहंदे ने नैना मेरे दिल दा तू यू गहना, कहंदे ने नैना तेरे कोल रहना, कहंदे ने नैना मैं तेनू प्यार करनिया, अज इकरार करनिया, मैं तेनू प्यार करनिया, अज इकरार करनिया, दिल दा दुखड़ा मैं होनी मैं सहना, कहंदे ने नैना तेरे कोल रहना, कहंदे ने नैना। ओह गुड, वेरी गुड। हम सोच रहे थे भी आगे गाएंगी। आजकल के जो यंगस्टर्स हैं वो ज़्यादा इस तरह की मेलोडीज नहीं गाते, कुछ को तो पसंद नहीं होती और कुछ वैसे ही गाना प्रेफर नहीं करते, क्योंकि टाइप ऑफ म्यूजिक पाकिस्तान में चेंज हो रहा है। और मैं तो अब देख रहा हूँ कि अब ये रैप और R&B और इस जाने बहुत ही ज़्यादा जा रहे हैं हम लोग। इवन बहुत सारा टेक्नो म्यूजिक टाइप चीज़ें आ गई हैं और जैजी टाइप की फील हर गाने के अंदर डालने की कोशिश की जाती है। तो इसको आप इस चेंज को बीइंग अ यंग म्यूजिशियन कैसे देख रही हैं आप? जब म्यूज़िक सीखना स्टार्ट करते हैं तो बेसिक आपका ये होता है कि आप क्लासिकल से स्टार्ट करते हैं। आपको मैडम नूर जहाँ को भी सुनना होता है, आपको गज़लें सुननी होती हैं, आपको वो हर चीज़ सुननी होती है जो आप नहीं सुनते हो। मैंने आज तक ये सॉन्ग नहीं सुना था, मैं कोई गज़ल नहीं सुनती थी। अच्छा। और जब मैंने अभी मुझे क्या सुनती थी आप नॉर्मली? आतिफ असलम, आसिम अजहर, मुस्तफ़ा जाहिद। अच्छा। बट जो आपको प्योर म्यूजिक सीखना होता है तो आपको स्टार्ट वहीं से लेना होता है।
वो स्टार्ट होता है, फिर आपको पता चलता है असल म्यूजिक ये है। तो सबसे बुरा सोशल मीडिया कमेंट क्या आया आपको गाते हुए, जो आपको जिसे कहते हैं ना बंदा एकदम देख के सड़ जाता है कि ये क्या है, वो मुझे जरा बताइए आप। प्रिटी प्रिविलेज, जबकि आई डोंट थिंक सो। क्यों प्रिविलेज्ड इन अ वे? प्रिटी कहते हैं ना कि आप प्यारे हो तो आपको लाइक्स कमेंट्स ज्यादा मिलते हैं, तो नहीं, मेरे से भी प्यारे लोग बैठे हुए हैं। अगर ऐसा होता तो नहीं, बाज़ औक़ात कुछ लोग ऐसे कमेंट करते हैं ना, जैसे लिख देते हैं कि तुमसे नहीं गाने होगा, छोड़ दो, इस तरह लिख देते हैं लोग। अपने अंदर की फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे होते हैं आर्टिस्ट को। ऐसा कोई कमेंट आया? ऐसे आते हैं, एक दो होते हैं ऐसे। तो डिस्करेजिंग लगता है या आप कहती हैं आप एंजॉय करती हैं, कैसा लगता है? एंजॉय तो नहीं करती, थोड़ा सा डाउन फील होता है कि यार